गुड इवनिंग कुणाल, राहुल, सौमिक, गुड इवनिंग साहिल, गुड इवनिंग मनीष, आयुष गुप्ता, गुड इवनिंग लक्ष्य, अंशुल, संजीत, गोविंद, सर्वेश, रुचि, नीरज, सोनू, ओम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? श्वेतांक, सब लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, खूब जम के मेहनत चल रही है। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? अब जैसे कि बात हो चुकी है हमारी, मेहनत खूब करनी है और मेहनत करो, जम के मेहनत करो, कुछ कसर रह जाए और पूरी करो। कल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किए थे, इनफैक्ट मैंने पढ़े भी थे और उसमें देखा भी था, कई बच्चों ने बताया भी था कि मेहनत चल रही है सर, थोड़ी सी कसर रह गई है। तो अगर थोड़ी सी कसर रह गई और तुम ये जानते हो कि कसर रह गई है, फिर तो बात ही खत्म है यार। मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब आप समझ रहे हैं कि आप खुद इस बात को जानते हैं कि मेहनत भी चल रही है सर, और 8-8 घंटे की क्लासेस भी चल रही है, उसके बाद भी कोशिश करके 6-7 घंटे पढ़ लेते हैं और अभी भी कसर है। मतलब मुझे लगता है यार, जो बच्चे अपने लिए इतना कुछ सोच रहा है उसको ऊपर वाला रिजल्ट देगा ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आप बिल्कुल परेशान ना हो, लगे रहें लगे रहें लगे रहें। थोड़ा बहुत जो प्लस माइनस रह जाएगा उसको करने का हमारे पास और भी आगे टाइम मिलेगा, लेकिन कम से कम जितना कर सकते हो उतना मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर जनवरी में ही खत्म होने वाला है। जनवरी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसके बाद मुझे एक और अटेम्प्ट मिलेगा, उसके बाद मैं एडवांस का पेपर दूंगा, जो मेरा एक्चुअल मेन गोल था। आईआईटी की तैयारी करते वक्त मुझसे ये किसी ने नहीं कहा था कि तुम जो है एनआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें किसी नेशनल, तुम्हें किसी छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तुम्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट मींस हमारा एम यही था कि सर हम आईआईटी में ही पढ़ेंगे, जो ऊपर के आईआईटीज हैं हम उन्हीं में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है सर, अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश कसर वसर रह गई तो एनआईटीज में एडमिशन ले लेंगे। एनआईटीज भी अच्छे कॉलेज, किसी भी एक स्टेट का एक अकेला एनआईटी सर, एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है उसकी और एक बड़ा नाम होता है। इसलिए कोशिश करते हैं। अभी हमारे पास पहला इम्तहान, हाँ ये मान लेते हैं सर, ये हमारा पहला इम्तहान है जो जनवरी में होने जा रहा है। तो अगर ये आपका पहला एग्जाम है जो जनवरी में होने जा रहा है, फिर तो ठीक है सर। इसमें जरा देखते हैं, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, जरा देखते हैं कि क्या हासिल होता है, और अगर कुछ कसर रह जाएगी तो अगले अटेम्प्ट में पूरी कर देंगे सर। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को खराब कर दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट मैं सिर्फ कई बार बोल चुका हूं, ये एग्जाम तुम्हें खुश करके जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो बच्चा अब मेहनत कर रहा है वो खुश जरूर होगा, चाहे उसके 5% नंबर क्यों ना आए, लेकिन वो खुश जरूर होगा, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि अगला अटेम्प्ट मेरा है, अगला अटेम्प्ट में मैं बैंड बजा दूंगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे जब इतना पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो और 2 महीने पढ़ने के लिए मिल जाए, 3 महीने पढ़ने के लिए मिल जाए, तब तो सर आप समझ नहीं सकते कि क्या कर सकता हूं। तो सब लोग कोशिश करो, खूब मेहनत करो, और बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग मेहनत भी कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात ये कि यार, हम लोग इतनी ज्यादा, जो तुम लोगों को ऑब्वियसली क्लासेस भी तुम्हारी बहुत ज्यादा लग रही हैं, काम भी तुम्हें दिया जाता है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। तो इन सब चीजों को तुम किसी तरह से मैनेज कर रहे हो, ये बहुत कमाल की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत कमाल की बात। और मुझे ऐसा लगता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो कभी एब्सेंट नहीं होते होंगे, बहुत किसी मजबूरी की वजह से क्लास ना कर पाते होंगे, या नहीं देख पाते होंगे। बल्कि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हाँ आईआईटी कराची, आईआईटी ढोलकपुर, ये सब तो चालू होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो इस तरह के होते ही हैं। लेकिन तुम लोग खूब मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, है ना? तो जम के तैयारी करो, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको भी पूरी कर लो, और यार कर डालो, बस समझो बात को। अब थोड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया है, और थोड़ी ही मेहनत का टाइम रह गया, आप समझ रहे हो? उसके बाद जिंदगी अलग ही लेवल पर होगी, और उसको तो बताना ही बेकार है। मतलब अब बताकर उसका मजा खराब करना वाली बात हो जाएगी। अब तुम उसको मजा लेना। एक बार आईआईटी में एडमिशन या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद तुम अपने आप देख लेना कि क्या लाइफ है। ये कोई वो काम नहीं है कि वहां भी जाने के बाद सर बहुत माथा फोड़ना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अम्मा छोड़िए, आप अब देखिएगा, आप जाके आपको समझ में आ जाए। ठीक, चलिए ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हमें लगता है हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन की थी, और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में दो तीन बातें निकल के आई थी बड़ी सीधी सीधी, कि सर सारा कहानी रिएक्शन कोशेंट का है, अपने हिसाब से काम बना लेंगे। और कुछ केसेस भी डिस्कस किए गए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, जिन पर सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। मैंने तुम्हें सवाल करने के लिए भी दिए थे, उन्हीं सवालों में से दो चार सवाल जो होमवर्क के लिए दिए गए थे, उन्हीं सवालों में से एक आध सवाल हम अभी फटाफट डिस्कस भी कर लेते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने ये होमवर्क कंप्लीट भी किया होगा। तो जरा
जरा जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे लिख रहे हैं होमवर्क डन, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि ये पहला सवाल है, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, और इस तरह के सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस तरह के सवाल जब हम आगे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इस तरह की कुछ कुछ चीजें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बड़ा आसान सा सवाल है। एक रिएक्टेंट है ए, और ये रिएक्टेंट जो है वो टूटकर दो गैसेस में बट रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों गैसेस हैं, 2B गैस और C गैस। ये एक रिएक्टेंट है जो दो लोगों में टूट रहा है। चलिए ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर 450 mmHg। अब सबसे बड़ी बात है, इनिशियल प्रेशर 450 mmHg है तो किसकी वजह से है? वो इनिशियल प्रेशर है किसकी वजह से? सर वो हमारा ये रिएक्टेंट की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ जो रिएक्टेंट T इज इक्वल टू 0 पर होगा वो 450 होगा। ये आप इसके मोल्स लिखें चाहे प्रेशर लिखें, बात तो एक ही है ना, क्योंकि कंटेनर बंद है, वॉल्यूम फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या प्रेशर, आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर प्रेशर को हम मोल्स की जगह लिख सकते हैं। इफ इट इज 450 तो इसका प्रेशर 0 होगा और इसका भी प्रेशर 0 होगा। बताओ यहां तक ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि सर जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या होगा? तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस टाइम पर कल हमारी बात हुई थी सर, जब रिएक्टेंट होता है तो वो घटने लगता है, तो 450 में से कुछ घट जाएगा, और जितना मैं घटूंगा उसका दुगना भी बनेगा, क्योंकि मेरा एक मोल अगर टूटेगा तो तुम्हारे 2 मोल बनेंगे, अगर मेरा x टूटेगा तो तुम्हारे 2x बनेंगे। यानी यहां पर B के कितना प्रेशर आएगा? 2x, और C का प्रेशर कितना आएगा? x। क्यों? क्योंकि मेरे एक मोल के टूटने से आपका एक मोल बनता है, तो मेरे x प्रेशर के टूटने से आपका x प्रेशर ही जनरेट होगा। यानी इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर अब आपके हिसाब से कितना है? इक्विलिब्रियम टाइम पर जो टोटल प्रेशर है सर वो ये, और ये टोटल प्रेशर इनडायरेक्टली किसके बराबर दे रखा है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज, ये किसका प्रेशर है? फॉर अ गिवन रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर इज 450 एंड द प्रेशर आफ्टर टाइम 720, यानी जो फाइनल प्रेशर दे रखा है वो 720 दे रखा है। तो अब हम तो दिखाई दे रहा है जो फाइनल प्रेशर है वो किसकी वजह से है? सर फाइनल प्रेशर इन तीनों की वजह से है। तो इन तीनों के प्रेशर का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए? इन तीनों के प्रेशर का सम हमारा 720 आना चाहिए। तो दैट मींस 450 माइनस x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 720। इससे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 720 में से 150 गया तो ये आया 170, x की वैल्यू आ गई 135, x की वैल्यू 135 mmHg आ गई। और इस x की वैल्यू को उठाकर इन तीनों जगहों पर पुट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है इसके अंदर? हमें निकालना है द फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज्ड, फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज्ड। चलिए ठीक है, अब बताइए जरा ए का कितना फ्रैक्शन डिकम्पोज करेगा? सर ए का जितना प्रेशर कम हुआ वो मोल्स की वजह से ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो जितना प्रेशर कम हुआ वही मोल्स डिकम्पोज कर गए होंगे, यानी जितने मोल कम हुए उसी की वजह से प्रेशर कम हो गया होगा। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कितना परसेंटेज डिकम्पोज हो रहा है या कितना फ्रैक्शन डिकम्पोज हो रहा है, तो फ्रैक्शन डिकम्पोज्ड इज इक्वल टू, फ्रैक्शन डिकम्पोज्ड इज इक्वल टू कितना होगा? फ्रैक्शन डिकम्पोज इज इक्वल टू जितना प्रेशर कम हुआ दैट इज लिंक विद मोल्स, और जितना हमारा इनिशियल था दैट इज 450। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो x की वैल्यू 135 है और ये आपका 450 है। तो इसको अपने हिसाब से देखा जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है ये 0.3 आ जाएगा, और 0.3 को 3 इंटू 10 रेज पर -1 लिख सकते हैं। तो सिंस दिस इज x इंटू 10 रेज पर -1 सो x विल बी 3, ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, सब लोग समझ रहे हैं? मतलब इसमें जो है ना, मुझे ये सवाल मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है सर आप मोल्स में बातें करते हैं और अब आप प्रेशर की बातें कर रहे हैं। तो तुम समझो इस बात को, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे में जो भी कुछ मोल्स हैं वही सब कुछ प्रेशर है। अगर मोल बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेंगे प्रेशर घटेगा, जितने मोल घटेंगे उसी के अकॉर्डिंगली प्रेशर घटेगा, जितने मोल बनेंगे उसी के अकॉर्डिंगली प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर जो चीजें मोल्स में लिखी जाती थी वो आप प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज 450, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, दिस इज 450 माइनस x 2x and x and the total pressure is given as 720, so this plus this is equal to 720, उससे x निकला है। x आते ही सर फ्रैक्शन डिकम्पोज विल बी व्हाट? फ्रैक्शन डिकम्पोज विल बी x, दैट इज डिकम्पोज्ड प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल, एंड x अपॉन 450 विल बी द परसेंटेज। समझ में आया भाई? लास्ट में ध्रुव माधवन कह रहे हैं कि हमने लास्ट में डिवाइड नहीं किया था। ध्रुव ये गड़बड़ मत करो, क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है तो आंसर एक चीज तो क्लियर है, 1 से छोटा ही। और फ्रैक्शन निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है? मेरा अपॉन हमारा।
तो अगर मान लीजिए मेरा डिकम्पोज फ्रैक्शन निकालना है, तो मेरा डिकम्पोज फ्रैक्शन मतलब मेरा कितना था डिवाइडेड बाय मेरा इनिशियल क्या था, तो मेरा जितना टूटा डिवाइडेड बाय मेरा इनिशियल, वो मेरा फ्रैक्शन डिकम्पोज निकल आएगा। यानी 450 में से 135 डिकम्पोज कर गया, तो कितना फ्रैक्शन डिकम्पोज कर गया? 135 बटा 450। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 4.4 मोल, ये भी जेई का किसी इसी साल के कुछ मतलब लास्ट ईयर का तुम्हारा पेपर में आया था। 4.4 तुम में से हो सकता है कुछ बच्चों के पेपर में भी आया हो। 4.5 मोल्स ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड। बड़ा आसान सवाल है यार, ये देखिए, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के बिल्कुल बढ़िया सीधे सीधे सवालों में आते हैं। और बड़े मजेदार बात क्या है, पूछे भी जाते हैं। वो नहीं मानेगा, वो उसी पुराने ढर्रे पर सवाल देगा और पेपर इसी टाइप का बनेगा। कुछ लोगों को ये भी मुश्किल लगता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं पेपर मुश्किल आता है, कुछ लोगों को ये आसान लगता है तो कुछ लोग कहते हैं पेपर आसान आता है। मेरा डेफिनेशन आसान और मुश्किल की सिर्फ एक ही है, हमें आता है तो आसान है, नहीं आता है तो मुश्किल है। तो जिन बच्चों को आता है उनके लिए आसान और जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर भी अगर मैं देखूं तो T इज इक्वल टू 0 पर H2 के मोल 4.5 है, I2 के मोल भी 4.5 है और इसके मोल 0 है। यही दे रखा है। इनिशियली 4.5 मोल दोनों लोगों के लिए गए हैं। अच्छा, फिर वो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो भाई साहब क्या होगा? तो मैंने कहा भाई इक्विलिब्रियम के टाइम पर दोनों रिएक्टेंट है वो 0 है, तो ये आगे रिएक्शन भागेगी, तो ये 4.5 में से कुछ घट जाएगा। यही चीज 4.5 में से यहां भी घट जाएगी और इसके मोल बन जाएंगे। कितने मोल बन जाएंगे? 2x। एक मोल के घटने से 2x 2 मोल बनते हैं, तो x मोल के घटने से 2x मोल बनेंगे। यानी कुल मिला के हमारा ये सिचुएशन बनेगा इक्विलिब्रियम का। नॉट दिस अगेन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अब वो जानना क्या, देना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है भाई हम आपको बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर HI 3 है। हम आपको बता रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे 2x है, हम कह रहे नहीं नहीं 3 है। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज तो क्लियर हो गई कि 2x की जो वैल्यू है जिसको आप HI कह रहे हैं, व्हाट इज 2x, जरा समझने की कोशिश करना। ये जो आपने लिए ये मोल्स हैं आपके, ये जो 2x है ये भी आपके मोल्स बनेंगे। 4.5 हमारे मोल्स है तो 2x हमारे मोल। वो हमसे ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर मेरे 3 मोल, तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये 2x है तो इक्विलिब्रियम पर अगर ये 3 मोल है तो x की वैल्यू 1.5, और अगर x की वैल्यू 1.5 है तो x की वैल्यूज को, ये सब याद है कल हम लोगों ने इसी टाइप की बातें की थी, x की वैल्यू 1.5 रख देंगे। जब आप x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो 4.5 में से 1 चला गया, 3 आ गया, ये भी आ गया, 3 आ गया, और ये 1.5, अरे वाह ये भी 3 आ गया। ये तीनों 3 3 3 होंगे और हमें निकालना क्या है सर? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। HI की कंसंट्रेशन कितनी होगी? HI की कंसंट्रेशन होगी 3, समझ रहे बात को? 3, और कितना वॉल्यूम है? 10 लीटर, यानी कि 3/10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? 3/10 इंटू 3/10। ये मोल्स थे, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सर बस ये अलग बात है कि वॉल्यूम का कोई टर्म आएगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है। देख लीजिए सर, डेल्टा एनजी 0 है सर, वॉल्यूम का कोई टर्म ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ 3/3। सर बड़ा सीधा लगता है, ये सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा एंड दैट इज 1। ये हमारा आंसर क्लियर है? बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया होगा, आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा था सर? 4 मोल्स ऑफ आर्गन एंड 5 मोल्स। मुझे ये सवाल ठीक लगता है, सवाल थोड़ा सा ठीक लगता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे जेई के पेपर का एक सवाल है, भले मेंस लेवल का हो, बट एक अच्छा सवाल लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, मतलब हल्की सी सोच आती है। सोच ये कि एक तो सर इसमें अलग सी बात यह है कि इसमें आर्गन भी डाला गया है। तो पहली बात तो इस आर्गन का यूज क्या है, तो हम इस बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि सर जो हमने आर्गन के बारे में पढ़ा है वो ये है कि ये आदमी बेकार होता है, इसकी कोई रिएक्शन जनरली नहीं होती है, इसको इनर्ट माना जाता है ना। जनरली इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस का जनरली रिएक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट, हालांकि इनर्ट गैसेस के भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। लुइस के कॉन्सेप्ट में यही तो सबसे बड़ी कमी थी, तुमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि लुइस साहब का कहना था कि हर एटम बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि वो इनर्टनेस अटेन कर ले।
है ना, क्योंकि इनर्ट सिस्टम अटेन करने के बाद वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो पीछे से इनर्ट गैसेस कहती हैं गजब आदमी हो तुम, हमारे पास आना चाहते हो इनर्ट होने के लिए, और हम खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जिनन के 36 तरह के कंपाउंड बनते हैं, क्रिप्टन के 36 तरह के कंपाउंड बनते हैं। यानी ये सब बेकार की बातें हैं कि एक आदमी बॉन्डिंग इसलिए करता है ताकि उसका आउटर कॉन्फिगरेशन 8 वाला या इनर्ट गैस नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाए। जबकि नोबल गैसेस क्या कहती हैं, अरे बन भी गया तो क्या हुआ, हम तो है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले, लेकिन हम तो खुद भी रिएक्टिव हैं। इसका मतलब ये हुआ बॉन्डिंग का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं था कि आप इनर्ट कॉन्फिगरेशन अटेन करें। बहरहाल तो यहां पर वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 मोल आर्गन है और 5 मोल PCl5 तो क्या होगा। तो देखिए हमने एक चीज मान ली है, आर्गन ये कहेगा भाई देखो ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे बर्तन में इसलिए आया हूं कि मैं अपने मोल 4 और मेरी वजह से कुछ आपके डब्बे के अंदर प्रेशर आ जाएगा, बस मुझसे रिएक्शन क्यों उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि नॉर्मल वो सिचुएशन नहीं है जिसमें मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं या कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर रिएक्शन क्या, रिएक्शन ये देखिए एक चीज तो क्लियर है, आर्गन भले ही कुछ ना करे, आर्गन कोने में पड़ा तो जरूर रहेगा। आप समझिए मेरी बात को, यानी बर्तन में आर्गन है तो, और इसके कितने मोल हैं, 4 मोल। इन 4 मोलों की वजह से आर्गन का अपना एक प्रेशर भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, अच्छा एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली PCl5 डब्बे में खेल रहा। PCl5 एक ऐसा आदमी है जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बनाता है PCl3 प्लस Cl2 के साथ। दिस इज होमोजीनियस क्लोज कंटेनर के अंदर बना हुआ इक्विलिब्रियम। अब PCl5 के बारे में क्या बोला जा रहा है, PCl5 के बारे में बोला जा रहा है कि PCl5 के 5 मोल। अब जरा समझना, PCl5 के 5 मोल, तो मैंने ये सोचा कि अगर PCl5 के 5 मोल है तो PCl5 का प्रेशर कितना है। यानी सबसे पहले यह निकाला जा सकता है कि मैं इन दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स कैलकुलेट कर लूं। समझो बात को, यानी सबसे पहले क्योंकि मुझे केपी कैलकुलेट करना है, और अगर मुझे केपी कैलकुलेट करना है तो मुझे इन तीनों के पार्शियल प्रेशर्स पता होने चाहिए। तो मैं इस सवाल को कंसंट्रेशन की जगह सीधे प्रेशर से ही करता हूं। समझ लो बात को, सीधे प्रेशर से करते हैं। चेक करते हैं कैसे, सर सबसे पहले ये बताइए PCl5 का प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ PCl5, प्रेशर ऑफ PCl5 जो इनिशियल होगा वो 5 मोल की वजह से होगा। और सर पूरी दुनिया जानती है कि अगर मोल 5 दे रखे हो और nRT बाय टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर 610 दे रखा है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 100 लीटर। सर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आपको प्रेशर ऑफ PCl5 दे देगा, यहां से आपको प्रेशर ऑफ PCl5 मिल। तो मैंने कहा चलिए बात तो सही है, यहां से प्रेशर ऑफ PCl5 निकाल लेंगे। अब जल्दी से कोई सॉल्व करके बताए कि यहां से PCl5 का प्रेशर कितना निकल के आएगा। जल्दी से कोई आदमी सॉल्व करके बताए आर की वैल्यू रफली कितना निकल के आता है। आर को 1/12 ले लेते हैं, आर को अगर 1/12 ले लेंगे तो 12 से उसको काटा 40 हो गया, 40 और 5 200 और 2, ये तो 2 ATM आ रहा है मुझे लग रहा है। एक बार जरा चेक करो, एक बार चेक करो 2 ATM रफली अगर मैं आर को 1/12 ले लूं तो 12 से जब आप उसको काटेंगे तो 50 आएगा, 50 वो आएगा। ओ गड़बड़ हो गई लग रहा है। 1 ATM 2 ATM नहीं आ रहा है यार, एक बार जरा फिर से चेक करो भाई। 1/12 हो गया, 12 से गया ये आ गया 50 से इधर गया 2, ये 2.5 आ रहा है, ये 2.5 ATM। ठीक है, हाँ बात बिल्कुल सही, हमने गलत कर दिया 2.5। अच्छा यही चीज जरा कोने में जाके इसकी भी कर लेते हैं, इसके प्रेशर की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्रेशर ऑफ आर्गन विच रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट विल बी 4 × R × टेम्परेचर 610 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100। तो सर ये आ जाए, इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा 50, 2 और ये 2 ATM। सर ये रफली 2 ATM। ठीक, इसका मतलब ये हुआ आपका डब्बा इनिशियली क्या कहता है कि इनिशियली PCl5 मेरे पास 2.5 ATM का है, ये दोनों 0 हैं, ये कुछ कम हो जाएगा इसका प्रेशर, ये बन जाएंगे। यानी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये कहती है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ये डब्बा ऐसा दिखाई देगा। प्लस और प्रेशर किसकी वजह से है, प्लस प्रेशर होगा आर्गन गैस की वजह से जो कि 2 ATM है, वो बाद में देखेंगे। अब आप ये बताइए जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो इस डिसोसिएशन से टोटल कितना प्रेशर आएगा, यानी टोटल प्रेशर आफ्टर इक्विलिब्रियम अटेन, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। जल्दी से सोच के बताओ इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना होगा। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर होगा PCl5 की वजह से, बिल्कुल सही है, प्रेशर बिकॉज ऑफ PCl5 इक्विलिब्रियम पर, प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ PCl3, प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ Cl2, प्लस प्रेशर बिकॉज ऑफ आर्गन, क्योंकि टोटल प्रेशर में तो आर्गन का भी रोल होगा। समझने की कोशिश करना भाई। आप जरा चेक कर लेते हैं PCl5 का प्रेशर कितना होगा 2.5 - x,
सर इक्विलिब्रियम पर PCl5 का प्रेशर 2.5 माइनस एक्स, PCl3 का x, Cl2 का x और आर्गन का 2। और सवाल में ये टोटल प्रेशर दिया कितना गया है? सवाल में टोटल प्रेशर दे रखा है 6 atm। ये देखिए इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर है 6 atm, यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 के बराबर। कितना आसान सवाल हो गया सर। ये x इस x को काट देगा और जब आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। x इज इक्वल टू 1.5। अब बताइए आपको क्या निकालना है? सर मुझे तो केपी चाहिए था। चलिए केपी निकाल लेते हैं। केपी कहां से निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। याद है केपी का एक्सप्रेशन? सर दिस इज केपी। सारे टर्म पार्शियल प्रेशर में लिखे गए। व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3? x, और x की वैल्यू कितनी है? 1.5। सो इट विल बी 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1। यानी बड़ा सीधा हो गया सर। केपी की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1.5। कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 1। सो दिस विल बी 2.25 atm। यानी केपी का वैल्यू आ गया 2.25 atm। आंसर कितना आ जाएगा? ए। कुछ समझ में आया? हाँ आर्गन का टर्म, अरे यार गजब गंदे गंदे आंसर। खच समझो बात को। आर्गन का टर्म केपी के कैलकुलेशन में थोड़ी ना आएगा यार। केपी किसका निकालना है? इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये वाला। तो इसका केपी क्या होगा? इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर और इसके प्रेशर। हाँ आर्गन का यूज क्या था? आर्गन का यूज ये था कि जब रिएक्शन अंदर वाली खत्म हो जाएगी तो जब कोई आदमी ऊपर से प्रेशर नापेगा उस प्रेशर में उसको क्या पता किसकी वजह से, वो तो टोटल प्रेशर बोलेगा, उसमें आर्गन का भी रोल होगा। आर्गन जो शुरू में 2 atm की ली गई है वो 2 atm टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगी। समझो बात को। यानी सिर्फ आर्गन का एक ही काम है कि टोटल प्रेशर के कंट्रीब्यूशन में आर्गन का काम पड़ेगा। समझो बात। समझ में आ गया? शाबाश। बिल्कुल आसान था यार, इसमें कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं है, बिल्कुल आसान था। किया जा सकता। नेक्स्ट ले लेते हैं। एक और सवाल दिया था, चलो उसको भी निपटा देते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इन एन एक्सपेरिमेंट, सब होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के सवाल हैं, बड़े अच्छे सवाल है और मैंने देखा है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा हमसे पूछा भी जाता है ना, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2NOCl 2NO गैस Cl2 एक्सपेरिमेंट में 2 मोल NOCl को रखा गया है नॉन लीटर। ये नॉन लीटर क्या होता है भाई? ये 1 लीटर होगा ना, 1 लीटर ले लेते हैं। 1 लीटर फ्लास्क एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड वाज फाउंड टू। अरे यार बड़ा फर्जी सवाल है, सब एक जैसे सवाल है। कर लोगे भाई इसका आंसर? निकाला था 125 आ रहा है, 125 बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं निकाला था एक काम करना, इसको एक बार करके देखना दोबारा से। अभी हमने इस टाइप के सवाल किए, इसका इनिशियल अमाउंट दे रखा है 2 मोल NOCl के दे रखे हैं 2 माइनस एक्स 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 बाई 2। समझ बात को? थोड़ा सा एक बार करके देखना तो वो समझ में आ जाए। हाँ 1 लीटर है यार, वो पता नहीं नॉन लीटर क्या लिखा है, 1 लीटर है, बिल्कुल सही। 125 आएगा। एक बार करके देखना है ना, सब लोग एक बार करके देखेंगे और मुझे लगता है कर लोगे, मुश्किल नहीं है एकदम। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो आज के लिए नया एक पॉइंट है, जिसको पहले तो मैं अपने हिसाब से ही समझता हूं, जिसको मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से डिफाइन करना चाह रहा हूं। हालांकि कुछ खास बिल्कुल नहीं है और मुझे तो बिल्कुल यूजलेस लगता है, लेकिन पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली इस पर सवाल बनते हैं। इस नाम को सवालों में यूज किया जाता है। अब दिक्कत यह कि वो तो सवालों में यूज कर देगा, हमें इसके बारे में मान लीजिए नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब हमें भी इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या मतलब क्या है। अब देखो तुम्हें सब कुछ पहले से पता है, तुम्हें इसका नाम भी पहले से पता है। नाम इन द सेंस कि तुम ये नाम कर चुके हो, तुमने ये नाम लिया है, तुमने ये नाम पढ़ा है, बस तुमने ये अंग्रेजी नहीं बोली है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे भाई सर इसके नाम से लग रहा है कि एक आदमी डिसोसिएट कर रहा है, आप उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं। तो मैंने कहा करना तो यही है। अब ये काम हमने कैसे किया मैं दिखाता हूं तुम्हें। तुम याद करो, तुमने PCl5
कोई भी एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। PCl5 जब डिसोसिएट करता है तो आप क्या बोलते थे सर, PCl5 जब डिसोसिएट करेगा तो वो PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम बनाएगा। फिर हम क्या करते थे कि सर T इज इक्वल टू 0 पर इसके इनिशियल मोल्स A ले लेते हैं, इन दोनों के 0 0 हो जाएंगे। फिर जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो क्या करते थे, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो सर A में से कुछ घट जाएगा, इसका कुछ बन जाएगा। यही हम करते थे, याद करो हम ऐसे ही किया करते थे। अच्छा, अब ऐसे में सर आप ये बताइए कि हम केसी वगैरह कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है, केसी निकालने के लिए आप हमेशा से यही करते थे, Cl3 की कंसंट्रेशन Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cl5 की कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया सर, PCl5 की कंसंट्रेशन, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम पर सारी कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, ये मोल्स है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, x बाय वी इंटू एक्स बाय वी डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स बाय वी। ये हमारा केसी आ जाएगा। अब सवाल में क्या क्या होगा सर, सवाल में केसी दे देगा, एक्स की वैल्यू आप निकाल लाइएगा और उस एक्स की वैल्यू को उठा के वापस पुट कर दीजिएगा। सर ये सब क्या कर क्या रहे हैं, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो पुरानी वाली बातें, हम इसमें कर क्या रहे हैं। वो कह रहा है भाई सुनिए तो बात को, हम सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं। आप ये बताइए इसमें PCl5 की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। अब जब मुझे पता ही नहीं होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है तो मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, सारी मेहनत करके आपने क्या निकाल लिया, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, यही हम करते थे। और एक बार एक्स आ जाता था तो सब जगहों पर पुट करके इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या मोल्स डिफाइन कर देते थे। वो कह रहा है सारी बातें आपकी सही है, लेकिन मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। मैंने कहा ये पूछ क्या रहे हो। वो कह रहा है पूछ मैं ये रहा हूं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उसकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, बस वही डेफिनेशन तुम्हें बतानी थी, बात खत्म। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अपनी एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन है मोल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। खत्म हो गई बात। यानी इनिशियली जितने मोल्स आपने उस आदमी के लिए उसमें से कितने मोल डिसोसिएट कर गए, अगर इस रेशो को आपने निकाल लिया तो उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम दिया जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिफाइन किया जाता है। और ये अल्फा कितना होगा, कोई जल्दी से सोच के बताएगा कि PCl5 के कितने मोल इक्विलिब्रियम पर डिसोसिएट कर गए। सर PCl5 के इक्विलिब्रियम पर x मोल डिसोसिएट कर गए। ठीक है, कितने इनिशियली थे PCl5 के, सर वो A थे। यानी मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो x बाई ए से निकाली जाएगी। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सोचिए आपने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपने x की वैल्यू निकाली। तुम्हें पता ही है x की वैल्यू निकालते वक्त हो सकता है कई बार क्वाड्रेटिक वगैरह इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए। याद करो, अब कुछ x का स्क्वायर वगैरह बनेगा तो x की वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब एक आदमी मेहनत कर रहा है, सॉल्व करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है और बड़ी मेहनत करके उसने x की वैल्यू निकाली, कुछ आ गई। ठीक, और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी गई है, तो वो तो x की वैल्यू लिख करके चला आएगा, जबकि एक्चुअल आंसर x हो ही ना है, आंसर है x अपॉन ए। वो a से डिवाइड करना भूल गया। उसको पता सब कुछ था, भूल सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने कैलकुलेशन में इतना इन्वॉल्व हो गया कि जैसे उसकी x की वैल्यू आई उसने खट से अल्फा लिख दिया। हालांकि मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि a की वैल्यू जो होगी वो x से हमेशा बड़ी होगी, x की वैल्यू हमेशा a से छोटी होगी, क्योंकि जितने हैं उससे ज्यादा तो डिसोसिएट नहीं कर सकते ना। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल, तो इनिशियल से ज्यादा तो डिसोसिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ अल्फा जो है वो हमेशा 1 से छोटा निकल के आए। यानी हमें एक चीज क्लियर है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। लेकिन अगर वो इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ वो फुल्ली डिसोसिएट कर रहा है, इक्विलिब्रियम की कोई सिचुएशन ही नहीं। तो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी निकल के आएगी अगर आप किसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए सॉल्व करते करते x की वैल्यू ऐसी आई कि वो 1 से बड़ी है, मान लीजिए 1 से बड़ी आई, तो हो सकता है उसको एकदम से याद आ जाए, अबे यार ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो नहीं हो सकती यार, क्योंकि ये तो 1 से बड़ी आ रही है। और फिर उसको एकदम से याद आएगा कि ये तो x है, अभी a से डिवाइड करना बाकी रह गया। लेकिन सोचो अगर x सॉल्व करके ही 0.3 आया तो उसको तो ये भी हिंट नहीं मिलेगी कि अरे यहां 0.3 आ रहा है, ठीक है ठीक है टिक कर दो, वो 0.3 टिक करके चला आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे किसी सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी जाए या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी जाए तो फिर इस x वाले मेथड को यूज करके x सॉल्व करके लाना ये रिस्की है।
रिस्की सिर्फ इसलिए है क्योंकि x के निकालने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x नहीं x बाय a होती है। इस बात का आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आपने मेहनत करके कैलकुलेशन की, x की वैल्यू निकाली और आप a से डिवाइड करना भूल गए तो आपकी बैंड बज गई। इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे कुछ सवाल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं और उन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड सवालों में इस तरह से इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन न लिखकर एक नए तरीके से लिखा जाता है और वो तरीका ये, जरा समझना बात को। मैं यही सवाल अब आपके सामने दोबारा दिखाता हूं। PCl5 का इक्विलिब्रियम था, बिल्कुल था। हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी जा रही थी, बिल्कुल पूछी जा रही थी। एक तरीका यह है कि मेहनत करके x सॉल्व करूंगा, x को सॉल्व करने के बाद मैं ये याद रखूंगा कि मुझे a से डिवाइड करना बाकी, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। और तुम मानते होगे मेरी बात को, सर कैलकुलेशन करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, सर x की वैल्यू आ गई 0.3 आई, मस्त करके 0.3 भूल गए कि a से डिवाइड करना बाकी रह गया। अगर आप नहीं भूलते हैं तो ये टॉपिक यूजलेस, इस टॉपिक का कोई यूज ही नहीं। लेकिन अगर आप याद रखते हैं फिर तो ठीक, अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले सवालों को हम एक्स वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व ना करके अल्फा वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, एट टी इज इक्वल टू 0, ये कितना था सर? ये ए था, ये 0 था, ये 0 था, ठीक है ये। अच्छा, अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तब इसके मोल्स क्या होंगे? चलिए चेक करते हैं। एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम। अब तुम समझो जरा, व्हाट वाज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन थी इनिशियल मोल्स में से कितने मोल टूट गए। ठीक, अगर मैं इनिशियल मोल को 1 ले लूं तो जितने भी मोल टूटेंगे वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। यहां अगर 1 आ जाए तो एक्स की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप डिफाइन कैसे करते हैं? एक मोल में से जितने मोल टूटे दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी इफ इट इज 1 देन मोल्स डिसोसिएटेड विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी अगर एक मोल होता तो जो भी टूटेगा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। यानी एक मोल अगर टूटता है तो उसमें से जितने भी लोग डिसोसिएट कर रहे हैं दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं कि एक में से अल्फा टूटा तो फिर ए में से कितना टूटा? तो ए में से ए अल्फा टूटेगा। समझो बात को, सब लोग इसको समझने की कोशिश करना। हमने अभी यहां पर बात की थी कि जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल से निकाली जाती। अब अगर इनिशियल मोल को 1 ले लें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी मोल्स डिसोसिएटेड। इसका मतलब एक में से जितने मोल टूटते हैं वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। तो अगर एक में से एक्स टूटता है, सॉरी एक में से अगर अल्फा टूटता है जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, तो ए में से कितने टूटेंगे? सर एक में से अगर अल्फा टूटता है तो ए में से ए अल्फा टूटेगा। तो अगर ए में से ए अल्फा टूटा तो बचा कितना? ए माइनस ए अल्फा। समझो सब लोग बात को। अरे भाई ये दीपक प्रजापति को कहीं से दौरा पड़ा, इसको म्याऊं म्याऊं कर रहा है। दीपक मान जाओ बे, यानी सब फिर से सुनो जरा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है एक में से कितने मोल टूट गए। यानी अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मानते हैं तो इसका मतलब यह हुआ एक में से अल्फा टूट गया। आपके पास PCl5 के इनिशियल कितने मोल है? ए। तो अगर एक में से अल्फा मोल टूटते हैं तो ए में से कितने टूटेंगे? ए अल्फा। तो थे कितने? ए। टूट कितने गए? ए अल्फा। तो बचे कितने? ए माइनस ए अल्फा। ये कितना आएगा सर? ए अल्फा। क्यों? एक के टूटने से एक बनता है, ए अल्फा के टूटने से ए अल्फा बनेगा। ये कितना आएगा? ए अल्फा। सब लोग समझे इस बात को? सब लोग कोई बात समझ में? अच्छा, अब अगर ऐसा है तो सर जरा केसी का नया एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, यही तरीका है। अच्छा, आप जरा चेक करते हैं PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है सर? A अल्फा बाय V। Cl2 की कितनी है? A अल्फा बाय V। और PCl5 की कितनी है? A1 माइनस अल्फा बाय V। ये कंसंट्रेशन, दिस इज A1 माइनस अल्फा। ठीक, ये केसी के बराबर है। अब तुम बताओ जरा सॉल्व होके क्या निकल के आएगा? सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा, V दे रखा है, A दे रखा है, KC दे रखा है। बताओ सॉल्व होके क्या निकल के आएगा? सर अब सॉल्व होके X नहीं अल्फा आएगा सर। और यही अल्फा मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। आंसर यहां से भी आएगा सर, ये X आएगा, X के बाद A से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि X के बाद A से डिवाइड करना है। सर इतनी झंझट कौन पालेगा? सर अपने एक्सप्रेशन को ही अल्फा के टर्म्स में रखेंगे और अल्फा को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सर दर्द ही खत्म हो जाएगा कि अभी हमें डिवाइड करना बाकी रह गया या नहीं बाकी रह गया। समझो बात। अभी मैं इसको और यूज करता हूं। पीनट बटर खा लूं क्या? आयुष, हाँ बेटा पीनट बटर खा लो, जैसा दिल करे, है ना, इसमें हमसे क्या पूछ रहे हो?
आयुष प्रताप सिंह कह रहे हैं कि PCl5 तो PCl4 और PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेटा जब इतना पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयनिक कंपाउंड्स लाइक PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, और इसलिए PCl5 सॉलिड का जब हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है तो PCl4 प्लस से, दैट इज समझ रहे हो बात को, टेट्राहेड्रल टाइप का, और PCl6 माइनस sp3d2 से कैलकुलेट किया जाता। लेकिन वो सॉलिड PCl5 है, ये गैस है, गैस समझते हो, गैस है ये गैस PCl5 एग्जिस्ट करता है और इसका डिसोसिएशन इसी तरह से देखने को मिलता है। सॉलिड PCl5 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ बात को? हाँ सही बात है, सब पढ़ा लिखा बर्बाद कर रहे हैं भाई। ठीक, तो अब यहां पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत क्लियर है। अगर मुझे कभी भी सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी हो या पूछी जाए तो मैं ये अल्फा वाले एक्सप्रेशन को यूज करता हूं। अदरवाइज वो अपना एक्स वैक्स वाला तरीका है, -x प्लस x करते रहिए, एक्स सॉल्व करिए, मस्त हो जाएगी, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड सवाल है तो बेहतर है कि आप अल्फा वाले एक्सप्रेशन को यूज करिए। यही है a-x, समझो बात को, कुछ नया नहीं लिख दिया आपने, यही है a-x। जहां पहले a-x लिखा करते थे, अब आप a-x की जगह a अल्फा लिख दीजिए, बस बात खत्म। यानी मैं चाह रहा हूं कि अपना जो एक्सप्रेशन है वो x के टर्म्स में ना लगकर अल्फा के टर्म्स में लिखूं, बस इतना। डाउट देख लीजिए सर, डाउट आप समझ नहीं रहे हैं सर, याद जिंदगी जोक बॉक्स खुला। बहरहाल छोड़िए, बकरे गिराइए, ये देखिए आप। हाय सर, हाय हाय सर जी, नहीं पता चला मेनू अल्फा क्यों हैं? नहीं समझे बात। फैसल सर, फादर ऑफ प्रयास बैच। अबे तुम इतना बूढ़ा बना दो क्या? अरे तुम गलत समझ रहे हो, हम बेकार में तुमको बताते हैं। 21 साल पढ़ाते हुए ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हम 5वीं 6ठी क्लास से ही पढ़ाना हमने शुरू किया था, तो उसको जोड़कर 21 साल बोलते हैं। आप समझ रहे बात को? ये एक्सपीरियंस झूठा है, बिल्कुल झूठा एक्सपीरियंस है, कोई 21 साल का नहीं है। अभी 5 6 साल हुए पढ़ाते हुए, तुम बेकार में इतना बूढ़ा बना देते हो। फादर ऑफ प्रयास बैच, बक बेकार की बातें। सर यहां 135 नहीं आना चाहिए, 315 आना चाहिए। 450 माइनस एक्स इज इक्वल टू 315 होना चाहिए। कहां की बात कर रहे हो दोस्त? ये क्या है? 315, 450 माइनस एक्स, 315 होना चाहिए। अच्छा, 135 में माइनस किया, नहीं 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 नहीं, समझो बात को। अब कितना डिसोसिएशन का फ्रैक्शन चाहिए? बचा हुआ फ्रैक्शन नहीं चाहिए। बचा हुआ फ्रैक्शन निकालना होता तो यहां पर 315 आता। दिस इज बचा हुआ अमाउंट। समझ लो। तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ? सर यहां ये होना चाहिए। कौन शर्मा है? ये अंश शर्मा। सही है, बिल्कुल सही है। एक कह रहा है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर बोलना चाहिए था। अरे ग्रैंड फादर सर, आप बदल गए क्या सर? आप गए क्या बोल रहे हो बे? सर आप बिल्कुल बिल्कुल 25 ईयर्स के लगते हैं। बिल्कुल सही, आप हमारी तरफ से पप्पी, चलो पता नहीं कौन था, हमारी तरफ से पप्पी। गजब लल्लू है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। शर्मा जी का बेटा था ये, अंश शर्मा जी का बेटा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बात समझ गए ना मेरी? अगर डिसोसिएशन का फ्रैक्शन चाहिए, बचे हुआ का फ्रैक्शन चाहिए, अबे तुम सवाल अपने हिसाब समझो ना, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। सर प्लीज नोट्स थोड़ा सीक्वेंस से लिखिएगा। सैफी कह रहे हैं नोट सीक्वेंस से लिखिएगा सर, नहीं तो हम बैंड बजा देंगे। जब आप बनाइएगा पेपर मेंस का सर, न्यूज आएगा एडवांस, पता नहीं क्या पूछ। ठीक है ये। अच्छा गॉड फादर, हम समझ रहे थे ग्रैंड फादर, गॉड फादर। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी अब मैं अभी एग्जांपल और लूंगा, अभी और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई एक नया टॉपिक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप करते थे दिस माइनस एक्स प्लस एक्स। आप अपना एक्स वैक्स सॉल्व करिए, जैसे हमने कल खूब सारे एक्स सॉल्व किए थे, वैसे ये भी है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी जाएगी तो उस आदमी के नीचे जो आपने एक्स माइनस किया है, उस एक्स को उसके इनिशियल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, बस ये। तो अगर आप याद रखते हैं फिर तो बात खत्म हो गई। नहीं तो मेरा मानना क्या है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड सवाल है तो आप एक्स की जगह ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया करिए जो अभी हमारी बात हो रही थी, हम उस एक्सप्रेशन से अपना काम चला लेंगे। हैं वो कहां से आएगा? अब पता नहीं कहां से आएगा। अरे ये क्या किया भाई? ठीक, यहां से आ जाए। क्लियर है ये? चलिए अब मैं अपना मतलब की बात करता हूं। मैं अपने मतलब की बात करता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सवाल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मजे की बात क्या है, इस पर सवाल बन भी चुका है। सवाल ले लेते हैं। फाइंड आउट
फाइंड आउट द रिलेशन, अभी करके देखते हैं, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा केपी एंड पीटी फॉर, अभी हम बताते हैं जरा, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। इस इक्विलिब्रियम के लिए आप अल्फा केपी और पीटी का रिलेशन निकालिए। अब जरा चुपचाप कोने में लिखते हैं एक बात, सवाल में सब कुछ इतना ही बताया गया है लेकिन हम जानते हैं अल्फा क्या हुआ। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। केपी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पीटी इज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ये तीन बातें वो कह रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अल्फा केपी पीटी का आपस में क्या रिश्ता होगा इस इक्विलिब्रियम के लिए? अब जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक मैं अभी दे रहा हूं तुम्हें गोट फादर, एक कह रहा है गोट फादर। अबे तुम लोग इतने ज्यादा अगर मतलब क्या बोले, मतलब आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हो, तुम कुछ करके दिखाओ बे, समझ लो बात को, कुछ अलग करो। ऐसा करो लोग कहेंगे अरे ये क्या, ऐसे जैसे होता ना कि तुम दुनिया भर के जोक्स पढ़ते होगे, हर तरह के जोक्स आते हैं, वो जोक्स कहीं से तो बनाए जाते होंगे ना। एक कुछ आदमी बिल्कुल खाली होते हैं, समझ बात को, बिल्कुल खाली। आप कैसे भी जोक सुन लीजिए। जैसे कल एक मेरे ही बच्चे ने, मेरी डॉटर ने एक जोक मुझे सुनाया था कि वो मुझे अब्बू बोलती है कि अब्बू एक जोक सुनाते हैं। मैंने कहा सुनाओ। कह रहे एक बच्चा जो है वो मम्मी से कहता है मम्मी पानी ले आओ, तो मम्मी नाराज हो जाती है। मम्मी पानी ले आओ, मम्मी फिर नाराज हो जाती है। मम्मी कहती है थप्पड़ मारूंगी खींच के वहीं आके। तो वो बच्चा कहता है मम्मा जब थप्पड़ मारने आना तब पानी लेते हुए आ जाना। आप सारे बात को, मतलब वो आदमी कितना खाली है जो इस तरह के अपने, और भी तुम्हें पता ही यार, दुनिया भर के जोक्स बना रहा है बिल्कुल खाली वो, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं आ सकते। आपके दिमाग में इस तरह पढ़ाई चल रही है, आपके दिमाग में जोक्स सुनाएंगे, ये कुछ अलग लोगों का काम है, अलग क्रिएटिव लोग। समझ बात को, तुम में से हैं कुछ लोग ऐसे अलग क्रिएटिव, अलग टाइप के लोग। समझ बात को। गोट अब्बू, एक आदमी कह रहा है गोट अब्बू, ये लीजिए। नहीं लीजिए सर, आप क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, मस्त हो जाएंगे। चलिए, तो बहरहाल अब ये इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम के लिए मुझे अल्फा केपी पीटी का रिलेशन निकालना है। अब जरा समझना, मैं PCl5 के इनिशियल मोल्स मुझे सवाल में दिए हैं कि नहीं? नहीं दिए, तो मैं मान लेता हूं, ठीक, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। T इज इक्वल टू 0 पर ये A है, ये 0 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम जब आएगा तब क्या होगा? T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर जरा समझना सब लोग। अब क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड बात करनी है, तो बेहतर है कि मैं अपने एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में रखूं? अपने एक्सप्रेशन को अल्फा के फॉर्म में। और अभी हमारी बात हुई थी, यह है A1 माइनस अल्फा, दैट इज A माइनस A अल्फा। क्लियर है? ये कितना है? A अल्फा। ये कितना है? A अल्फा। अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? वो कह रहा है मुझे केपी निकाल के बताओ अल्फा पीटी के टर्म्स में। मैंने कहा लो तुम्हारा केपी आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। पार्शियल प्रेशर के बारे में तुम्हें याद होगा, नहीं याद है तो डाल्टन रात में आएगा। पार्शियल प्रेशर था मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना है PCl3 का? सर PCl3 का मोल फ्रैक्शन है इसके मोल अपॉन टोटल मोल। जरा सोच के बताओगे टोटल मोल्स कितने हैं? सर टोटल मोल्स अगर आप निकालेंगे तो ये A1 माइनस अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, दैट इज A1 प्लस अल्फा। ये हमारे टोटल मोल्स हैं, दे आर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे PCl3 का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो PCl3 के मोल्स दैट इज A अल्फा अपॉन टोटल मोल्स दैट इज A1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। याद है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह से दूसरे वाले का भी निकालोगे Cl2 का तो क्या आएगा? A अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इनटू पीटी। नीचे वाले का निकालो, नीचे वाले का कितना आएगा इधर PCl5 का? A1 माइनस अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इंटू पीटी। अब आप देख लीजिए, कोई बेमानी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सी बात कर रहे हैं। सर ये देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, ये सारे ए कैंसिल हो जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये आएगा अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन
1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एक बार सब लोग करके देखें, उनको अपने आप दिखाई देगा। सर ये ए अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, और एक 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा मिलकर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सो द रिलेशन ऑफ अल्फा केपीपीटी इज व्हाट? अल्फा केपीपीटी का रिलेशन निकल के आता है इस इक्विलिब्रियम के लिए ये। सो केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। समझो, प्रयास 2.0 में डाल्टन की थियरी नहीं पढ़े। अबे जिस थियरी में एक भी पॉइंट सही नहीं है उसको पढ़ के क्या चार डालोगे? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ की बात कर रहे हैं। डाल्टन घर आएगा ये वाला, समझो बात को। पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है डाल्टन का? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहता है कि जब आप किसी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल कंटेनर के प्रेशर से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। और इसी बात पे चाकू खाओ तुम लल्लू। समझ में आई ये वाली बात? सबको ही समझ में आ रहा है? यानी मैंने कुछ नहीं किया, आपने सबसे पहले अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखा ए जीरो जीरो ए माइनस ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा। अब आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? ये मोल अपॉन टोटल मोल, और टोटल मोल्स कितने हैं? ए वन प्लस अल्फा। खट से सॉल्व करिए, सर रिलेशन आ जाएगा, खत्म हो गई बात। यानी मुझे, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि तुम इस पीसीएल5 वाले इक्विलिब्रियम के लिए ये रिलेशन याद रखो। समझो बात को, इसे याद कर लो। पीसीएल5 वाले इक्विलिब्रियम के लिए केपी इज इक्वल टू, मैं अलग से नोट करके लाया हूं, मैं अलग से नोट करके दे दूंगा तुम्हें, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, बट तुम चाहो तो इसको जरूर याद रखो। क्यों? क्योंकि हर इक्विलिब्रियम के लिए अलग अलग बनेगा। आप समझ रहे ना, यहां ये वैल्यू कभी 2 अल्फा हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, तो ये कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा केपीपीटी ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। ये इसी इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है। किसी दूसरे इक्विलिब्रियम के लिए रिलेशन कुछ और निकल के आएगा। लीजिए किसी दूसरे के लिए भी निकाल के दिखाते हैं, एक और ले लेते हैं। सर इस बार इस इक्विलिब्रियम के लिए निकाल के दिखाइए। N2O4 डिसोसिएट कर रहा है सर, बताइए इसके लिए अल्फा केपीपीटी का क्या रिलेशन आएगा? एक बार जल्दी से, 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से मुझे बता दो इसके लिए अल्फा केपीपीटी का क्या रिलेशन तैयार होगा। आयुष सिंह कह रहे हैं इसको भी रटना है क्या? अबे मैंने तुमसे क्या क्या रटवा दिया बे? तुमको क्या क्या रटने के लिए बोला मैंने अब तक? आयुष उंगलियों पे भी गिनोगे तो 4 बातें निकल के आएंगी रटने के लिए, 4 बातें मैक्सिमम। समझो बात, वो भी सिर्फ फॉर्मूला। रटने के लिए क्या इसमें? रटना थोड़ी ना कुछ। अरे भाई मैं ये चाह रहा हूं कि मैं ये ऐसा मैं चाह रहा हूं, मैं एक तुच्छ इंसान तुम्हारी नजरों में, एक तुच्छ प्राणी, मैं ऐसा चाहता हूं। तो तुम समझ रहे हो बात को? तुच्छ आदमी की बात तो तुम सुनोगे नहीं, तो तुम मत याद करो, बात खत्म हो गई। मैं तो ये कह रहा था मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर आप कर लें, बात खत्म। नहीं करनी मत करिए, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए निकालते हैं जरा, चलिए साथ में करते हैं, तुम्हारे साथ टाइम बचेगा, साथ में करते हैं। सर ये देखिए t इज इक्वल टू 0, इसके इनिशियल मोल हमें नहीं दे रखे, ये मान लेते हैं, ये 0 हो गया। चलिए ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा? सर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये a में से कुछ घट जाएगा। वही सर, एक में से अल्फा घटेगा तो a में से a अल्फा घटेगा, सो दिस विल बी a1 माइनस अल्फा। और ये बनेगा, ध्यान से देखना, यहां गलती मत करना, 2a अल्फा, यहां 2a अल्फा। ठीक है, ये 2a अल्फा समझ में आया कैसा है? सर एक मोल के टूटने से 2 मोल बनते हैं, तो अगर ए अल्फा टूटेगा, ए अल्फा, एक ए में से ए अल्फा टूट रहा है ना, तो अगर ए अल्फा टूटेगा तो 2 अल्फा बने, दूना बनेगा। ये 2 अल्फा आ गया। अब सर केपी निकाल लीजिए, बस डायरेक्ट लिख दीजिए, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का प्रेशर क्या होगा? सर NO2 का पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 2a अल्फा। टोटल मोल्स कितने भाई? टोटल मोल्स हो गए 2a अल्फा, टोटल मोल्स हो गए A1 माइनस अल्फा प्लस 2a अल्फा, दैट इज A1 प्लस अल्फा। सर ये टोटल मोल्स बन गए इक्विलिब्रियम पर। दिस इज टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, है ना? तो सर ये 2a अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर PT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4 का कितना होगा? A1 माइनस अल्फा अपॉन A1 प्लस अल्फा
इंटू पीटी। सर इसको सॉल्व करिए, ये इस बार 4 अल्फा स्क्वायर पीटी आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आप देख रहे हैं रिलेशन बदल गया सर, 4 आ गया इसके अंदर। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो याद कर लेंगे इस वाले रिलेशन को, बात ही खत्म। ना 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 ना, देखो हर आदमी का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, हर इक्विलिब्रियम के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, तो निकालना कैसे वो सीख लो। प्लस इन दोनों लोगों के अल्फा केपीपीटी का रिलेशन याद कर लो। मैं 99.9% श्योर हूं कि अगर कोई सवाल आता है तो इन दोनों इक्विलिब्रियम से ही मैच कर जाएगा तुम्हारा, बात कर। तुम्हें डिराइव करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करना पड़ेगा। हालांकि डेरिवेशन मुझे आना चाहिए, मैं एक सवाल ऐसा भी लाया हूं जिसमें तुम्हें खुद से फिर से डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हें डिराइव करना आ गया है। सर डेरिवेशन का तरीका बड़ा आसान, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, सीधे सीधे सर अपना डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी निकालिए, आपका काम खत्म। पार्शियल प्रेशर लॉ लगाकर आसानी से केपी अल्फा पीटी को रिलेट किया जा सकता है। क्लियर है? शाबाश। सबके समझ में आ गया? बहुत आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये जो दो बातें ना, मैं ये दो बातें तुम्हारे लिए लिख के लाया हूं। मैं चाह रहा हूं कि तुम इसको ध्यान कर लो कि एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो डेफिनेशन थी, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ ए मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ अ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट दैट अंडरवेंट डिसोसिएशन। यानी जितने मोल डिसोसिएट कर रहे हैं वो उसका फ्रैक्शन कितना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स प्रेजेंट। ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और मैंने PCl5 के लिए भी ये रिलेशन लिख रखा है, और N2O4 वाले डिसोसिएशन का भी ये इक्विलिब्रियम लिख रखा है। तुम चाहो तो इन दोनों को जरूर याद रखना, मेरा सजेशन है कि तुम इसको याद करो। बाकी जो बच्चे नहीं याद करना चाहें वो एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं, वो उनका वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। सार्थक कह रहा सर आज कोई बात कोने में नहीं बताई। सार्थक समझा करो बात को, ठीक है? हाँ, ये एक्सप्रेशन सॉल्यूशंस में भी काम आएगा। सॉल्यूशंस में तो इसका इस्तेमाल पता नहीं कहां होगा, अब पता नहीं, कहीं ना कहीं हो भी सकता है, बट अब अगर वो सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की बात कर रहा हो, है ना, तो मुझे तो डाउट है। बहरहाल अब ये कि है सीधा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है ना। तो अब जरा एक तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अब देखिए जैसे ये सवाल, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, वो बच्चा अब समझेगा इस बात को कि मैं क्यों कह रहा था याद करने के लिए। ये देखिए सवाल, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बिल्कुल मैं मान सकता हूं, ये जेई के मेंस लेवल पर सवाल बनवा लीजिए आप, या फिर एडवांस लेवल पे सवाल दे दीजिए। जो लेवल आजकल एडवांस का चल रहा है, बिल्कुल आप किसी भी लेवल की बात कर सकते हैं। ये आपको 2024 में चाहे जनवरी ले लीजिए, चाहे अप्रैल ले लीजिए, चाहे मई का पेपर ले लीजिए, आपको ये एग्जाम में ये पेपर दिखाई दे, सवाल दिखाई दे जाए, इस टाइप का सवाल आपको पक्का दिखाई दे जाए। समझी बात? और कर कौन पाएगा जरा समझना, कर सिर्फ वो बच्चा नहीं, एक सेकेंड, कर वो बच्चा भी पाएगा जिसने नहीं याद किया, लेकिन वो टाइम ज्यादा लगाएगा। अब आप समझिए इस सवाल में क्या कह रहा है। At some temperature and under a pressure of 4 atm, PCl5 is 10% dissociated. Calculate the pressure at which PCl5 dissociates 20%. आप समझ क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखिए ऐसा, मैं आपको दो बार बातें बता रहा हूं। ये आपका 4 atm PT है, PT1 ले लेते हैं, चलिए दिस इज PT1, और 10% डिसोसिएशन है आपका अल्फा 1। ये आपका नया प्रेशर हमसे पूछा जा रहा है, दैट इज PT2, ये हमको निकालना है। और डिसोसिएशन जो अल्फा है वो हमें बाद में दे रखी है 20%। समझिए मेरी बात को। अब ये वही कर पाएगा जिसको वो रिलेशन आता है, क्योंकि समझिए बात को, एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? सर देखिए ये आपने कहा है कि टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, सर इसकी क्या जरूरत थी, इतना क्यों लिख दिया आपने? अरे भाई हम जानते हैं सर, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एक आदमी बिल्कुल चिपक के खड़ा रहेगा सर, ये हाथ नहीं हिलेगा सर, दिस इज केपी सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। यानी इन दोनों जगहों पर केपी हमारा वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी कांस्टेंट है, और क्योंकि ये PCl5 का डिसोसिएशन है, तो सर मैंने याद किया था केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पीटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। याद है ये वाला एक्सप्रेशन? अब जिस बच्चे को ये एक्सप्रेशन याद है वो तो ये सवाल जल्दी कर लेगा, जिसको याद नहीं है वो इस एक्सप्रेशन को पहले डिराइव करेगा और तब ये सवाल करेगा। तो तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या रीजन था तुम्हें ये बात बताने का। बहरहाल अब मर्जी तुम्हारी है, अब आप सवाल कर सकते हैं। सर केपी कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर PT1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर PT2 अपॉन 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर।
सर ये अब इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा, अब आप इसके बाद आपका काम है, आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारी वैल्यूज पता है, आप आसानी से भाई देख लो अल्फा वन पता है, कहां गया अल्फा वन, अल्फा वन परसेंट है, ये परसेंट, अल्फा की वैल्यू वन से छोटी होती है, ये दिस इज परसेंटेज डिसोसिएशन, तो अल्फा वन कितना हो गया सर, अल्फा वन की वैल्यू हो गई आपकी 0.1, और यहां से अल्फा वन कितना हो गया, अल्फा टू कितना हो गया 0.2। सर अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू डालिए, पीटी वन 4 दे रखा है, पीटी टू निकालना है सर, खड़ाक से सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह जो भी आएगी वो तुम्हारे ऊपर है यार, लेकिन तुम समझो मेरी बात को, क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि मैंने ये क्यों कहा था कि एक्सप्रेशन को याद करने में फायदा है। सोचो जो बच्चा याद नहीं करेगा, अब वो दो तरह का बच्चा होगा, एक उसको एक्सप्रेशन निकालना ही नहीं आता, दूसरा आता तो है तो फिर वो टाइम लगाएगा, तीसरा वो बच्चा है जिसने इस तुच्छ इंसान की बात सुनी है, वो शायद इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी कर लेगा, बस इतना ही फर्क। यार आंसर देखो बिल्कुल नहीं पता है मुझे, लेकिन अब तुम सबके आंसर बहुत अलग आ रहे हैं यार, आंसर मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं कल इसका आंसर बता भी दूंगा तुम्हें, मुझे बिल्कुल आंसर याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के आंसर अलग आ रहे हैं, एक का 3.5 आ रहा है, एक का 32/33 आ रहा है, एक का 16 एटीएम आ रहा है, एक का 9 एटीएम आ रहा है, 8/9 32/33, एक का 2 आ रहा है, तो यार एक बार चेक करेंगे, दो तो मुझे नहीं लग रहा है ना, दो तो मुझे नहीं सही लग रहा, एक बार चेक कर लेंगे, या मैं खुद नहीं सॉल्व करना चाहता, तुम्हें मेरा कैलकुलेशन तो वैसे ही मस्त है, तो तुम इसको अपने हिसाब से कर लेना, कल इसका आंसर बता दूंगा। और वैसे भी यार क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आता, जब तुम्हें तरीका पता है तो इतने सारे आंसर्स कैसे आते हैं, मतलब ये कैसे, ये क्या टैलेंट है, ये किस तरह का टैलेंट है यार कि हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम 10 आंसर बताएंगे आपको, मतलब ये इसका मतलब ये वो 9 बच्चे तो बिल्कुल ही गधे हैं जिनको ये इतना कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस 32/33 ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, 32/33 या फिर 90 कुछ है, ज्यादातर बच्चे 32/33 बोल रहे हैं, तो मैं एक बार कल चेक करके तुम्हें इसका आंसर बता दूंगा ना एग्जैक्टली, तुम भी चेक कर लेना एक बार दोबारा से। अब देखिए जैसे ये यार बहुत बढ़िया है, इसको तो यार बिल्कुल हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, जेई 2024 बहुत बढ़िया है। अब इस सवाल में ना सारे लोग एक जैसे हैं, क्यों, क्योंकि सर ये सवाल ऐसा सवाल है जिसका एक्सप्रेशन मुझे नहीं आता। अब तुम जरा समझना मेरी बात को, मैं इस सवाल को कर सकता था जल्दी से जल्दी अगर ये टू ना होता और ये टू ना होता, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि सर अगर ये दोनों टू ना होते तो सर ये PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 टाइप का एक्सप्रेशन होता, यानी एक आदमी दो लोगों में टूट रहा, बात खत्म, कोई स्टोशियोमेट्री नहीं। लेकिन सर क्योंकि स्टोशियोमेट्री है तो अब सर फर्क पड़ सकता है, सर अब फर्क पड़ सकता है, और अगर अब फर्क पड़ गया तो सर ऐसे में सर एक्सप्रेशन बदल जाएगा, और ये ना तो NO2 वाला एक्सप्रेशन है N2O4 वाला, और ना ही ये PCl5 वाला है, तो सर अब वही बच्चा ये सवाल कर पाएगा जिसको डेराइव करना आता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? 32/33 आ रहा है, फरुखाबादी कह रहे हैं कि 32/33 आ रहा है, तो निहारिका भी कह रही है, उमेश भी कह रहे हैं, आदित्य भी कह रही है, शाकिब भी कह रहे हैं, दृष्टि भी कह रही है, और कुछ और टाइप के लोग कह रहे हैं, तो 32/33 को सही मान लेते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे पता नहीं भाई। शोएब कह रहा है ऐसा क्वेश्चन एक एडवांस के पेपर में आया था, शोएब बिल्कुल भी आपके पेपर में ये दिख रहा है, आप मान के चलिए, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, ये आपको पेपर में मिल जाएगा, इससे मिलता जुलता सवाल अल्फा केपीपीटी का या तो कोई न्यूमेरिकल या इस तरह से एक्सप्रेशन को डिराइव करने का सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता। तो चलिए एक बार डिराइव करके खुद ही देख लेते हैं ना यार, 2AB 2 2AB और B2 खुद कर लेते हैं, खत्म करो बात को, ये लीजिए सर एक बार हम ही डिराइव कर लेते हैं। 2AB 2 डिसोसिएट कर रहा है, किसमें डिसोसिएट कर रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है 2AB गैस प्लस B2 गैस, यही है ना यार, हाँ यही। चलिए ठीक है, अब करके देखते हैं, अब अपने आप करो यार जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ। T=0, इसको ये मान लेते हैं, ये दोनों 0 0 हो गए, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा A1 माइनस अल्फा। अब जरा सोच के बताना ये कितना बनेगा, 2 मोल टूटेंगे 2 मोल बनेंगे, ए अल्फा टूटेगा ए अल्फा बनेगा। ए अल्फा क्यों टूट रहा है, क्योंकि ए में से कितना टूटा, ए माइनस ए अल्फा। व्हाट इज ए माइनस ए अल्फा, ए में से ए अल्फा टूट गया, तो अगर दो में से दो बनेंगे तो ए अल्फा के टूटने से ए अल्फा बनेंगे, 2 मोल के टूटने से 1 मोल बनेगा, तो ए अल्फा के टूटने से आधा बनेगा, दैट इज ए अल्फा बाई 2। जल्दी से बताओ ये समझ में आएगी नहीं, जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं।
नहीं, 2 अल्फा देखो, एक गंदे आदमी ने गंदी बात बोली है, बिल्कुल घटिया सोच के साथ घटिया आदमी ने घटिया बात बोली है। कैसे? अरे भाई गजब आदमी हो यार। अगर तुमने इसको a-1 - 2 अल्फा लिख दिया, जरा समझना, कुछ लोग कहते तो ऐसा है, घटिया नहीं बोलना चाहिए था मुझे क्योंकि ये कॉमन डाउट है। कुछ लोग कहते हैं अब ये a1 - 2 अल्फा हो जाएगा, a इंटू 1 - 2 अल्फा। यार तुम मेरी बात समझो, अगर ये 1 - 2 अल्फा हो गया, देन अल्फा वोंट बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा विल नॉट बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझो बात को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एक में से क्या टूटा। अब तुम्हारे हिसाब से एक में से क्या टूटा? सर मेरे हिसाब से एक में से 2 अल्फा टूटा, तो दिस 2 अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप इस 2 अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। इसलिए मेरा मानना यह है, हमेशा 1 में से अल्फा घटा दो आंख बंद करके। अगर यहां पर 2 लिखा है तो 2 लिख दो, 20 लिखा है तो 20 लिख दो, 15 लिखा है तो 15 लिख दो। लो तुम्हारा जो दिल करे वैसे लिख के दिखाते हैं, कहीं तुम्हारा कोई कंफ्यूजन ना बचे। 20ab2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 20, अब 20 लिखेंगे तो पता नहीं तुम्हें, 20ab प्लस 10b2, ये ले लेते हैं, यही इक्विलिब्रियम है। 20 से ऐसे समझ लो, ऊपर वाले को भूल लो। अब वो कह रहा है भाई यही वाला जरा एक्सप्रेशन डिराइव करिए, देखो कैसे करेंगे। a00, जरा समझना, a1 - अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ab2। ठीक, अब आप आगे सोचिए क्या करना है। सर 20 मोल मेरे होंगे तो आपके 20 मोल बनेंगे, अगर मेरे 20 मोल टूटेंगे तो आपके 20 मोल बनेंगे। मेरा a अल्फा टूट रहा है, a में से a अल्फा टूट रहा है, तो आपका भी a अल्फा बनेगा। समझे बात को? सबके समझ में आ रहा है? दूसरा, 20 मोल के टूटने से 10 मोल बनते हैं, तो ए अल्फा के टूटने से ए अल्फा बाई 2 बने, यानी एक्सप्रेशन वही रहेगा। यार ये तो कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं बना, मतलब ये तो वही पुराना वाला मैंने एक जैसे बना दिया। एक सेकंड रुको, कुछ थोड़ा सा गंदा करते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसे ले लेते हैं, 3a इज इन इक्विलिब्रियम विद 5b प्लस 7c, ऐसा है। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा a00, ये हो जाएगा a1 - अल्फा। कोई 3v नहीं, 3v से कोई मतलब नहीं है। अब करते हैं, क्योंकि अगर तुमने यहां 3 अल्फा लिख दिया, दैट 3 अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मेरी बात पता नहीं तुम समझ रहे हो कि नहीं? 1 में से जो भी घटेगा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका मतलब है तुम हमेशा उसको तो अल्फा क्यों नहीं मानते हो? चक्कर में मत पड़ो, सीधे अल्फा आएगा, अल्फा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये a माइनस। अब क्या होगा सर? अगर मेरे 3 मोल टूटेंगे तो आपके 5 बनेंगे, मेरे a अल्फा टूटेंगे तो आपके 5 a अल्फा बटा 3 बनेंगे। मेरी बात सब लोग समझे कि नहीं? यानी अगर मेरा 3 मोल टूटा तो आपके 5 बनेंगे, मेरा 1 टूटा तो आपके 5 बटा 3 बनेंगे। मेरे ए अल्फा टूट रहे हैं, ए में से ए अल्फा टूट रहे हैं, तो आपके कितने बनेंगे? 5 बटा 3 इंटू ए अल्फा। उधर आते हैं, मेरे 3 मोल टूटेंगे तो आपके 7 मोल बनेंगे, मेरा 1 मोल टूटेगा आपके 7 बटा 3 बनेंगे, मेरा ए अल्फा टूटा तो आपके 7 बटा 3 ए अल्फा बनेंगे। ये है मेरे इक्विलिब्रियम के मोल्स, दीज आर माई इक्विलिब्रियम मोल्स। अब आपको अल्फा के पीपीटी का रिलेशन निकालना है तो यहां से निकाल लीजिएगा। ये गंदा सारा जैसा मतलब तुम समझो, कोई अननेसेसरी उल्टे सीधे कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो यार? कोई झंझट मत पालो, बिल्कुल सीधा है। जब कभी अल्फा का रिलेशन लिखो तो यहां a माइनस ए अल्फा ही लिखो, a-1 - अल्फा या a - ए अल्फा लिखो। उधर जो चेंजेस करने करते रहो ताकि झंझट ही खत्म हो, ताकि कोई कंफ्यूज। हालांकि एक बात समझना, अगर तुमने यहां a - 2 अल्फा भी लिखा है, a-10 अल्फा भी लिखा है, a-20 अल्फा भी लिखा है, a-7 अल्फा भी लिखा है, तो भी आंसर सही निकल के आएगा। बस ये ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं, 2 अल्फा, 3 अल्फा, 7 अल्फा, 20 अल्फा है। ये ध्यान रखना बस। तो no, alpha is not degree of dissociation now. If it is 1 - 7 alpha, then 7 alpha will be degree of dissociation. Alpha is not the degree of dissociation. मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात है ना। तो चलिए ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो अब अपने सवाल पे आते हैं। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है? हमारा सवाल कह रहा है भाई देखिए ऐसा, ये हमारा एक्सप्रेशन बनाना है आपको। तो मैंने कहा चलिए बनाते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? केपी का, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू, ए बी का स्क्वायर, सॉरी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू का स्क्वायर। अब बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे, a1 - अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई 2। सो दिस इज a1 प्लस अल्फा बाई 2। ये हमारे टोटल मोल्स हो गए। तो ये आ जाएगा a1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पीटी का स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? ए अल्फा बाई 2, अंदर क्या बचेगा? 2a1 प्लस अल्फा बाई 2, थोड़ा अपने आप करना यार, इंटू पीटी डिवाइडेड बाय a
1 माइनस अल्फा अपॉन ए 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू पीटी का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। और ए तो सवाल में दिया नहीं गया, तो वो तुम देख ही रहे हो, सब कैंसिल हो रहा है, ए सारे कैंसिल हो गए। ये हमारा आंसर। अब सिर्फ ये ध्यान रखना, ये जो आंसर है ना, इसमें एक एक्सप्रेशन में ये बोला गया है सवाल में कि अज्यूमिंग अल्फा इज वेरी मच लेस देन, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, यूनिटी से अल्फा बहुत कम है, यानी अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत कम। तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 प्लस अल्फा बाई 2 को 1 मान लीजिए आप। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर लिया कि सर अल्फा अगर 1 से बहुत कम है तो आप अल्फा को हटा दीजिए सर 1 के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। 1 प्लस अल्फा बाई 2 ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा भी 1 हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा बाई 2 1 हो जाएगा। सर अब देखिए सर कितना आसान हो जाएगा ये सवाल, मस्त हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। जरा चेक करिए अब आंसर क्या आएगा। सर ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी, इधर आ जाएगा अच्छा ये 2 काट दिए यार, क्या गजब बकवास है, ये 2 नहीं कटना था, यहां था 2a, तो a कटना था, है ना, a हटा देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी स्क्वायर, यहां से आ जाएगा अल्फा और नीचे से आ जाएगा 2, तो ये जरा समझना, ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, इंटू ऊपर से इधर वाले सेकंड वाले में क्या बचेगा, सेकंड वाले में बचेगा अल्फा बाय 2 इंटू पीटी, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 ऊपर आ गया और ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ पीटी का स्क्वायर, सिर्फ पीटी का स्क्वायर, तो ये पीटी का स्क्वायर पीटी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अल्फा क्यूब इंटू पीटी डिवाइडेड बाय 2, अल्फा क्यूब पीटी डिवाइडेड बाय 2, अल्फा क्यूब पीटी डिवाइडेड बाय 2, ए ऑप्शन। शाबाश, बहुत सारे बच्चों का यार, सब लोग एक बार समझ लें, एक बार आराम से समझ लें। तो ये देखो, ये वो सवाल हो गया जिसमें आपने खुद डिराइव किया, तो मैंने डेरिवेशन भी बता दिया और तुम्हें दो लोगों के इक्विलिब्रियम केपी को अल्फा पीटी के साथ क्या रिलेशन है वो याद करने के लिए बोल दिया, ताकि जो सवाल आए इनसे रिलेटेड वो हम कर सकें। सबको समझ में आ गया, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक आदमी कह रहा है जोक बॉक्स देख लीजिए सर, जोक बॉक्स रिसेंट, चाहे सुख हो चाहे दुख हो दिल ने आपको ही पुकारा, क्लास करूं तो लगता है मुझे आपका ही सहारा, चाहे जो बात हो चाहे आधी रात हो क्लास करने को कर जाएंगे, हम मर जाएंगे सर, मर जाएंगे, मर जाओ। कुशाग्र, सर जी सच में आप बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच। गुरुजी PT1 PT2 का मान सेम होगा ना? यार दोस्त कैसी बातें कर रहे हो, PT1 और PT2 का मान कैसे सेम हो सकता है, एक प्रेशर अलग है दूसरा प्रेशर अलग है, तभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदल रही है, क्योंकि केपी तो कांस्टेंट है भाई, 3 लोग हैं अल्फा केपी पीटी, केपी कांस्टेंट है, तो पीटी बिना बदले अल्फा कैसे बदलेगा? आप समझ रहे हैं, अल्फा पीटी का अपना उछल कूद चलती रहेगी, केपी कांस्टेंट है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं, समझ में आया ना? सर आप टेंशन मत लीजिए, हम समझ गए हैं, थैंक्स अलॉट। ठीक है भाई, थैंक यू। अरे समझो बात को, 2 दिन बकरे शगुन के गिरा ही दो, 2-3 बकरे, अच्छा बिना बकरा गिराए दिन पूरा नहीं हो रहा है। सर आप हर चैप्टर में 20-25 फ्यूचर मेंस एडवांस क्वेश्चंस बता देते हैं, 32-33 आ रहा है। ओम पांडे कह रहे हैं प्रेशर का टर्म कैसे लिखा सर, एक बार और बता दो, प्रेशर का टर्म कैसे लिखा एक बार और बता दो। प्रेशर का टर्म बेटा, प्रेशर जो होता है ना वो, अगर तुम याद नहीं है तो कैसे बताएं, डॉल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होते हैं वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से निकाला जाता है। ये डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर लॉ है। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालिए और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए मोल फ्रैक्शन और ये टोटल प्रेशर, ये देखिए मोल फ्रैक्शन, नहीं समझ रहे हो ना बात को, ये मोल फ्रैक्शन ये टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके ये काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। चलिए आगे बढ़िए, ये कहां से जाता था, हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है ये। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड पॉइंट पर, और जो कि बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, एंड दैट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम।
अब आते हैं काम की बात पर। ये सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम है जिसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में डालते हैं। नाम से एकदम साफ समझ में आता है सर ये एक ऐसे इक्विलिब्रियम की कहानी चलने वाली है जिसमें सारे लोग सेम फेज में नहीं होते। समझो बात को, सारे लोग सेम फेज में हैं तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, और अगर सारे लोग सेम फेज में नहीं है तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। जिसका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, कॉमन सा एग्जांपल इन द सेंस एक कैटेगरी डिफाइन करना चाहूं, तो जनरली डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड्स, जनरली सॉलिड्स का जो डिसोसिएशन अगर वो इक्विलिब्रियम बन रहा है तो वो एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है जनरली। उसका रीजन है तुम सब जानते हो, पत्थर में आग लगाने से गैस बनती, यानी उधर पत्थर, आग लगाने से गैस बन रही है, सर पत्थर उधर है गैस इधर है, सर फेस बदल गए लेकिन सर ढक्कन बंद रखिएगा, ढक्कन ना खोल दीजिएगा, क्योंकि ढक्कन खुल गया तो समझ रहे बात को। इसका मतलब ये हुआ सर जब एक बंद बर्तन में किसी सॉलिड में आग लगाई जाती है तो उस तरह से बना एक रिवर्सिबल सिस्टम, एक ऐसा इक्विलिब्रियम, वो हेट्रोजीनियस सिस्टम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर जनरली पत्थर में आग लगाने से गैस बनती है। क्लियर है? डॉल्टन्स लॉ पढ़ते किस चैप्टर में? हाँ दोस्त, ये बात जिस दिन हमें भी पता चल गई ना, हम उसी दिन तुम्हें बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे। हम भी बहुत देर से सोच रहे थे कि साला डाल्टन डाल्टन कर रहे हैं, ये आदमी था कौन, ये पढ़ाया कब जाता है और ये पढ़ता कब है बच्चा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये मुझे लगता है शायद गैसियस स्टेट में लॉज के अंदर कुछ पढ़ाया जाता है, अगर याद आ, एग्जैक्टली क्लियर नहीं मुझे, ठीक। बहरहाल तो वो ये कह रहा है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो है वो जनरली सॉलिड्स के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है, और ये सॉलिड्स के जो डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम है उसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर तुमने सुना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगा दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, बहुत पुराना रिएक्शन सर, ये एक रिएक्शन है सर, ये बिल्कुल एक रिएक्शन है, और कैल्शियम कार्बोनेट में आग लगाने से CO2 बनती है। एक आदमी कह रहा है इंटीग्रेशन में पढ़ा, इंटीग्रेशन में पढ़ा, बहुत बढ़िया यार। गैसेस लॉ में आता है यार, गैसियस स्टेट। भाई देखो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं मान ली मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन तुम प्लीज एक बार देख लेना, बहुत सीधा सा रूल है। अगर मान लीजिए मैंने नहीं पढ़ाया है, वैसे तो पढ़ाया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। गैसियस स्टेट का डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ बहुत सीधा सा लॉ होता है, और होता क्या बता तो दिया तुम्हें। किसी भी गैस का किसी मिक्स सिस्टम में किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जाता है। इसमें पढ़ाना क्या, हो तो गया, पढ़ा दिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए ठीक। अच्छा अब ये सवाल, ठीक, अब तुम ये बताओ, अब कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, बताइए CO2 के कितने मोल बनेंगे? तो ये तो हमारा पुराना वाला सवाल है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में सवाल पढ़ा हुआ है। 1 मोल के टूटने से 1 मोल CO2 बनती है, तो 10 मोल के टूटने से 10 मोल बनेगी, 20 मोल के टूटने से 20 मोल बनेगी। तो सर लेकिन वहां पर आप ये कहते थे कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट 100% डिसोसिएट करके कितनी CO2 बनाएगा, आप ये सवाल पूछा करते। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा और थोड़ी देर बाद एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, और इक्विलिब्रियम बनने के बाद जो है वो हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि इससे पहले जब हम मोल कॉन्सेप्ट करते थे तो कैल्शियम कार्बोनेट को 100% डिसोसिएट करके कितना अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का या कितना अमाउंट CO2 का बनेगा ये कैलकुलेट करते थे। और अब आप ये कह रहे हैं कि भैया देखो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा सर, वो थोड़ा सा डिसोसिएट करेगा और उसके बाद इक्विलिब्रियम बन जाएगा। सर इन दोनों केसेस में अंतर क्या है? अंतर ये कि वहां ढक्कन खुला होता था, यहां ढक्कन बंद है, बस इतना फर्क है। वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे ले लेते थे, भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें छू करके आग लगा देंगे। अरे भाई जब पूरा माहौल ही खुला हुआ है तो ऐसे में कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाने से पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा और CO2 बन के बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आपने ढक्कन बंद कर दिया तो क्या होगा? सर अगर आपने ढक्कन बंद कर दिया तो CO2 अंदर बनेगी और उसका प्रेशर वहां बढ़ता चला जाए, और CO2 का प्रेशर अगर बढ़ता चला जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि उसका प्रेशर इतना बढ़ जाए कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट हो। आप मेरी बात समझिए, मैं इस बात को दोबारा समझाता हूं कैसे। बर्तन बंद होना जरूरी है, पहली बात। जनरली गैसियस इक्विलिब्रियम जब भी इन्वॉल्व होगा, यानी कोई भी इक्विलिब्रियम जब भी इन्वॉल्व होगा जिसमें गैस का इन्वॉल्वमेंट है, बस आप समझ लीजिए ढक्कन बंद होना चाहिए। ढक्कन खुला है तो सर आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ढक्कन खुला है तो गैस तो बाहर ही निकल जाएगी, और गैस अगर बाहर निकलती जाएगी तो इक्विलिब्रियम कभी मेंटेन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, कुछ ऐसे भी इक्विलिब्रियम्स हो सकते हैं, जैसे याद करो कल एक सवाल किया था बेईमानी वाला, वो बेईमानी वाला सोल्यूशन फेज का सवाल।
अब उसमें सर बर्तन बंद हो या ना हो, अंदर खेल रहे, खेलते रहिए, गैस थोड़ा बन रही है। आप एक खुले बर्तन के अंदर Ag+ डालिए, साइनाइड आयन डालिए, अंदर खेलते रहिए सर, उसके लिए ढक्कन बंद हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि गैस नहीं। लेकिन अगर गैस का इन्वॉल्वमेंट है तो आप समझिएगा बर्तन का बंद होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम तभी मेंटेन होने वाला है। चलिए ठीक, इस सवाल में भी या इस बात में भी एक चीज क्लियर है सर, ढक्कन बंद होगा, बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा होगा और वो कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करके CO2 बनाएगा। सर एक चीज और क्लियर है कि इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अगर मैं इसको केपी से डिफाइन करूं, सो दिस केपी विल बी इक्वल टू नो डाउट प्रेशर ऑफ CO2। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सर ये तो पत्थर है, पत्थर तो सर आता ही नहीं खेलकूद में, और सर ये है पत्थर, पत्थर तो आता ही नहीं खेलकूद में। यानी केपी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स आएंगे और सिर्फ एक ही गैस इन्वॉल्व है, दैट इज CO2। सो दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एक चीज क्लियर हो गई सर कि जो भी इक्विलिब्रियम पर यानी पार्शियल प्रेशर या प्रेशर, पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, एक ही तो गैस है, यानी प्रेशर ही बोल देते सीधे सीधे, प्रेशर of CO2 at equilibrium is equal to Kp। यानी ये कंफर्म हो गया कि सर इक्विलिब्रियम पर CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो Kp के बराबर होना चाहिए। यानी इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब आपका CO2 इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दे जो Kp के बराबर हो जाए। और Kp के बारे में क्या बोला गया है सर? Kp के बारे में तो लाल पेन से बताया गया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सर के है, और के तो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सर टेम्परेचर मत छेड़िएगा, केपी नहीं छेड़ेगा, आपको जो करना कर लीजिए सर, बात खत्म हो गई। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका यह मतलब हुआ कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है केपी कांस्टेंट, और जब तक केपी कांस्टेंट है CO2 का प्रेशर भी उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ लो कि नहीं? समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर केपी की वैल्यू मान लेते हैं, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए 1.8 ATM। मान लो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये कैसे मान लिया? मान लें कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी वो 1.8। इसका क्या मतलब? सोच के बताओ इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि सर अंदर से जब आप CO3 को तोड़ेंगे बंद बर्तन में तो अंदर से CO2 बनेगी सर। वो CO2 बढ़ती जाएगी। ढक्कन बंद है खुला है सर? ढक्कन तो बंद है, तो ऐसे में CO2 अंदर ही रहेगी। अंदर रहेगी तो सर वो धीरे धीरे उसके मोल्स बढ़ते जाएंगे। जब उसके मोल्स बढ़ते जाएंगे, ढक्कन बंद है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका प्रेशर बढ़ता जाए। सर अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और सर एक टाइम ऐसा आएगा जब CO2 का प्रेशर 1.8 ATM के बराबर हो जाएगा। और जिस टाइम पर CO2 का प्रेशर Kp के बराबर हो जाएगा वो टाइम होगा कि अब इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, इक्विलिब्रियम बन चुका है। यानी इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब CO2 का प्रेशर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 1.8 ATM के बराबर होगा। एक चीज क्लियर है सर, Kp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kp कांस्टेंट रहेगा, और अगर Kp कांस्टेंट है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर हर टेम्परेचर, हर उस टेम्परेचर जो दिया गया है वो हमेशा क्या निकल के आएगा? 1.8 ATM। समझने की कोशिश करो। यानी एक चीज क्लियर है, इक्विलिब्रियम तब बनेगा, इसे मानने की बात कर रहा हूं, 1.8 कोई डेटा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम तब बनेगा जब अंदर CO2 1.8 ATM चिल्लाए। अगर वो 1.8 ATM नहीं चिल्लाती है तो इक्विलिब्रियम नहीं बना है, बात खत्म। कुछ समझ में आई मेरी बात? एक आदमी कह रहा है मान लो नहीं तो फैजल सर मार देंगे। अब नहीं मान लो मतलब ऐसे कि अब कुछ तो बोलना ही था तो मैंने 1.8 बोल दिया, बस 2 1 जो भी बोलना है ठीक। अब ये बताओ अगर ये तुम्हें समझ में आया है तो मुझे जल्दी से सवालों के एक सवाल का आंसर बताना। अब मेरे पास ना ये कुछ कुछ बर्तन हैं, ये कुछ बर्तन, एक बर्तन ये ले लेते हैं, एक बर्तन ये ले लेते हैं, एक बर्तन ये ले लेते हैं, एक बर्तन ये ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि इस बर्तन के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा, इस बर्तन के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा, इस बर्तन के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा।
और इस बर्तन के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा है, यानी ये सारे मेरे कैल्शियम कार्बोनेट। तुम्हें यह बताना है कि इन सारे बर्तनों को अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा जाए तो जितनी भी अंदर CO2 बनेगी, उसमें से वो कौन सा बर्तन है जहां पर CO2 का प्रेशर सबसे ज्यादा है। यानी दिस इज बर्तन नंबर 1, दिस इज बर्तन नंबर 2, दिस इज बर्तन नंबर 3 एंड दिस इज बर्तन नंबर 4। एट टेम्परेचर T, which container has maximum pressure of CO2? क्या लगता? थर्ड। सब में सेम, सब में सेम, इक्वल। फोर्थ, यार ये सवाल ना, अब मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सवाल आ गया यार। मतलब इसको, इस डायग्राम को बनाने के बाद मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा सवाल आ गया। हालांकि ये सोच के मैंने नहीं बनाया और वो मैं बोलूंगा भी नहीं। वो जो सवाल मेरे दिमाग में आया वो भी तुम्हें बताऊंगा मैं, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ठीक है, ये कोई लॉजिकल नहीं। चलिए बताइए। अब मैं बताता हूँ। सही है, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। सब में सेम, सब में सेम। उसका रीजन, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक चीज क्लियर है कि यहां पर जैसे ही ये डिसोसिएशन स्टार्ट होगा तो यहां CO2 बनेगी, और ये जो CO2 बनी, ये CO2 इस बचे हुए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इक्विलिब्रियम बनाएगी। और जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो CO2 का प्रेशर तो 1.8 atm होगा। समझो बात को। 1 पॉइंट ऐसे समझाने की बोल रहा हूं, वही जो अभी हमने 1.8 बना था। यानी कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट करेगा तो CO2 बनेगी, और बनेगी, और बनेगी। कब तक बनेगी? जब तक CO2 का प्रेशर 1.8 ना हो जाए। यानी ये कंफर्म है, अगर यहां इक्विलिब्रियम बना तो CO2 का प्रेशर 1.8 होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर ऑफ CO2 इज Kp एंड Kp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कि मैंने 1.8 मान रखा। हर बार 1.8 नहीं है यार, मेरी बात समझ रहे हो ना 1.8 वाली। चलिए इधर आते हैं। सर यहां पर भी ये CO2 बनेगी, तब तक बनती जाएगी जब तक CO2 का प्रेशर 1.8 ना हो जाए, और जैसे ही इक्विलिब्रियम बनेगा यहां पर भी CO2 का प्रेशर 1.8 होगा। यहां पर आते हैं। सर यहां पर भी CO2 बनती जाएगी, तब तक CO2 बनेगी जब तक ये पूरा बड़ा सा पत्थर इसके साथ इक्विलिब्रियम ना बना ले, लेकिन बनेगी तभी तक जब उसका प्रेशर 1.8 ना हो जाए। देखो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये यहां से बंद है, ऐसे ऐसे यहां से बंद है, तो जो CO2 बनेगी वो ये वाली CO2 होगी अलग, ये वाली CO2 होगी अलग, और ये वाली CO2 होगी अलग, और ये वाली CO2 होगी अलग, और सब जगह पर CO2 का प्रेशर 1.8 होगा। तो जो ओवरऑल प्रेशर है वो 1.8 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसा मुझे एकदम से लगा कि यार हाँ बात तो सही है, तुमने अगर बर्तन को चारों तरफ से बंद कर रखा है तो इधर वाली CO2 इधर इक्विलिब्रियम बनाएगी और इधर वाली CO2 इधर इक्विलिब्रियम बनाएगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि जब ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो हो सकता है इधर से टूट जाए, और जब इधर से टूट जाए तो CO2 लीक करने लगे। मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं? तो अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया ऐसा उल्टा सीधा सवाल, बट अब तुम बस, अब मैंने बोल दिया तो तुम ध्यान रखना बस इस बात को। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो डायग्राम बनाया है वो इस तरह का बनाया, और आज ये डायग्राम मैंने पहली बार इस तरह से बनाया। जनरली क्या करते था, मैं डायग्राम कुछ ऐसा बनाता था। ये बर्तन गोल बनाता था, क्योंकि जनरली ऑफलाइन क्लासेस में ये बोर्ड नहीं मिलता था, तो ऐसे मार्कर से गोल बनाता था और CaC कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे दिखाता था, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे। तो अब इसमें ठीक है सर, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में CO2 आ जाएगी। लेकिन आज क्योंकि पहली बार स्क्वायर बनाया है, और जब आपने इसको पूरा गोला बनाया है, तो जब आप इसको पूरा गोला बनाएंगे तो ये इधर से बंद हो जाएगा। स्फीयर है ना, एक स्फीयर। अब स्फीयर में आप थोड़ा समझो बात को। अब कुछ ऐसे करके बर्तन है, बर्तन में आपने ऐसे गोला भर रखा है। अब कहीं ना कहीं से स्फीयर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो गैस को कहीं ना कहीं से निकलने का मौका मिलेगा। अगर वो कहीं से रोक दी जाए तो 2 तरह की गैसेस अलग अलग मानी जाएंगी। अब तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर उसने सवाल में ऐसा कुछ मेंशन किया
कि वो दो तरह से किसी तरह से गैस को रोक रहा है। हालांकि गोले को जब आप किसी बर्तन में बंद करेंगे तो गोले के नीचे से जाने का रास्ता होगा गैस का, तो गैस पूरी अपना मिक्स रहती। लेकिन अगर उसने किसी तरह से रोका कि भाई एक तरफ के कंटेनर को हमने रोक रखा है, एक तरफ के कंपार्टमेंट को रोक रखा है, तो ऐसे में फिर आप ध्यान रखिएगा उधर वाला गैस अलग इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, इधर वाला CO2 अलग इक्विलिब्रियम बना रहा होगा, और इस बर्तन के अंदर जो टोटल CO2 है उसका प्रेशर वो बढ़ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसका कोई यहां लेना देना नहीं है। स्फीयर में से लीक नहीं करेगा, स्फीयर में से तो जाता ही रहेगा ना, लीक नहीं कर रहा है। ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा ना। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचो ना, 3D के अंदर जब कोई गोला भर दोगे तो कहीं ना कहीं से गैस तो इधर उधर से तो निकलती होगी ना, नीचे से जगह मिल जाएगी, साइड में से जगह मिल जाएगी। तो बहरहाल, तो लेकिन एक चीज क्लियर है सर, यहां पर भी CO2 बनेगी, और जो CO2 बनेगी उसको वो तब तक बनेगी जब तक CO2 का प्रेशर 1.8 ATM ना हो जाए। यानी ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर भी CO2 का प्रेशर यही है, यहां पर भी CO2 का प्रेशर यही है, यहां पर भी CO2 का प्रेशर यही है, यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी CO2 बनेगी। सर आप ध्यान से देखिए, तो CO2 तो यहां भी बनेगी। अब दिक्कत सिर्फ एक है, दिक्कत एक ये है कि यहां पर जो CO2 बन रही है ना, मुझे उसमें एक डाउट ये कि पता नहीं इतना कैल्शियम कार्बोनेट लिया भी गया है कि नहीं। मतलब पता नहीं इतना कैल्शियम कार्बोनेट लिया भी है कि CO2 1.8 ATM प्रेशर बना सके। मतलब तुम याद करो, हमने कुछ दिन पहले इस बारे में बात की थी, मैं फिर यही बोल रहा हूं कि होगा क्या कि जब ये छोटा सा CaCO3 टूटेगा तो CO2 बनने लगेगी। अब CO2 का प्रेशर मान लीजिए बनी, तो CO2 का प्रेशर मान लीजिए 0.5 ATM आया, तो क्या 0.5 ATM इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सफिशिएंट है ना? क्योंकि इक्विलिब्रियम बनाने के लिए CO2 का प्रेशर कितना चाहिए? 1.8। तो अब वो अंदर वाला सिस्टम क्या बोलेगा कि भाई अभी और टूटो, और CO2 बनानी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहेगा अच्छा ठीक है भाई साहब और टूट जाते हैं, वो और टूटेगा, CO2 का प्रेशर बढ़ जाएगा, 0.7 ATM हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए CO2 का प्रेशर कितना चाहिए? 1.8। तो वो CO2 कहेगा और बनो, और टूटो, वो कहेगा अच्छा चलो और टूट जाते हैं, प्रेशर कितना आया? 1 ATM। क्या इक्विलिब्रियम बना? नहीं बना। अब वो कहेगा और टूटो, वो कहेगा कहां से टूटे, खत्म हो गए। मेरी बात समझ लो क्या कह रहे हैं? यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटता जा रहा है, CO2 बनती जा रही, CO2 का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट सारा भी टूट जाए तो भी CO2 का प्रेशर 1.8 तक ना पहुंच पाए, यानी रिएक्शन कोशेंट 1.8 को ना पकड़ पाए, तो क्या इक्विलिब्रियम बनेगा? नहीं बनेगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये डाउट लगता है, हालांकि मैंने कोई डेटा नहीं दे रखा है, बट मुझे ये डाउट लगता है कि हियर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक दिस इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट सारा का सारा डिसोसिएट भी कर जाता, शायद तब भी CO2 का प्रेशर 1.8 ATM शायद न हो। हालांकि कोई डेटा नहीं है, बट डायग्राम से ऐसा लगता है कि यहां पर आप ये दिखाना चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको बहुत कम लिया है, और इतने कम कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 का प्रेशर हो सकता है 1.8 ATM तक ना आए। समझो। कुछ सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि अब इक्विलिब्रियम, अब जैसे कितना अच्छा सवाल है, अब तुम बताओ यहां बर्तन बंद है या खुला हुआ है? बर्तन तो बंद है। तो कितना बेवकूफी बनाने वाला सवाल बना दिया मैंने। सोचिए आप कितना लल्लू बना दिया बच्चों को कि सर बंद बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और खुले बर्तन में कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स। सर खुले बर्तन में तो कभी नहीं करता है, बिल्कुल सही। बंद बर्तन में भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी सफिशिएंट इनफ, जिसके की वजह से उतना CO2 निकल पाए, जो उतना प्रेशर एक्सर्ट कर पाए, जिसकी वैल्यू Kp के बराबर हो जाए। मेरी बात समझे? हाँ, ये अलग बात है कि CO2 ज्यादा कहां बनेगा, CO2 कम कहां बनेगा। तो एक चीज क्लियर है सर, ज्यादा कम का तो नहीं पता, सबसे कम CO2 मुझे यहां दिखाई देती, सबसे कम। क्यों? क्योंकि सर यहां पर सारा तो कैल्शियम कार्बोनेट है, थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह में CO2 आएगी, छोटी सी जगह है, थोड़ा सा CO2, प्रेशर 1.8। तो याद है ना, गैस को अगर कम वॉल्यूम में लिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए थोड़ी सी CO2 भी इतना प्रेशर एक्सर्ट कर लेगी जो 1.5 हो जाए। यानी ये तो लगता है कि CO2 का अमाउंट सबसे कम यहां होगा, लेकिन प्रेशर सर हर जगह बराबर होगा। फोर्थ में मुझे सिर्फ इतना डाउट है कि अगर CaCO3 का अमाउंट जैसा देखने से लगता है वो सफिशिएंट नहीं है, तो सर ये सारा का सारा टूट जाएगा, लेकिन फिर भी 1.8 ATM तक CO2 को नहीं ले जा पाएगा। इसलिए इस कंटेनर में सिर्फ CO2 दिखाई देगी, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, और वो CO2 लगता यही है कि 1.8 ATM से कम हो।
तो इस बात को सब लोग, इस सवाल को भी, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर इसको अलग से मेंशन कर दीजिए, तो इसको भी खूबसूरत बात के फॉर्म में इस बात को ध्यान रखें। और क्योंकि तुम्हें इतनी बात समझ में आई है, तो अब तुम्हें यह भी बात समझ में आ रही है कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का एक ऐसा जरूर अमाउंट चाहिए होगा जो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए सफिशिएंट। समझ रहे हो मेरी बात को? उससे कम लोगे तो अब अच्छा सोच के बताओ, ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या वो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बना सकता? इतना कैल्शियम कार्बोनेट क्या कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बना सकता? अरे सर छोटे बर्तन में ले लीजिए ना। नहीं समझे मेरी बात को? इस टाइम पर इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लग रहा है? अरे लग रहा है खुला आसमान है, खुले बर्तन में लिए गए। अबे इतने से कैल्शियम कार्बोनेट को इतने बड़े टंकी में रखोगे तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा सब खुला हुआ है, वो कहेगा खुला बर्तन है, चलो चलो टूट जाओ। वही वाला पुरानी सिचुएशन। लेकिन अगर मैं इतने कैल्शियम कार्बोनेट को इस बर्तन में ले लेता, सोचो अगर मैं इतने कैल्शियम कार्बोनेट को इस बर्तन में ले लूं, तो अगर आपने इतने कैल्शियम कार्बोनेट को इस बर्तन में ले लिया, तो अब सर ये लगता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो थोड़ी सी भी CO2 अगर निकली तो सर वो इक्विलिब्रियम बना सकती है, क्योंकि थोड़ी सी CO2 भी 1.8 ATM क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर बढ़ता। बात समझे मेरी बात को? एक आदमी लिख रहा है सर मजा तो आ रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, सर मजा तो आ रहा है लेकिन सर वो अंदर से वो वाली बात आ रही है, ये क्या बात होती है सर? चौथी क्लास चल रही है, हम तो थक चुके हैं। मजा तो आ रहा है सर, लेकिन लेकिन है, मजा तो आ रहा है लेकिन, नहीं 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 सर गलत बात। तो सर वो दोनों बातें साथ में चल रही हैं। हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को, और हम तुम्हारी बातों को हमेशा से समझते हैं, क्योंकि हम भी तुम्हारे जैसे रह चुके हैं, और वो तो बहुत पुरानी बात है, तुम्हारे जैसे लाखों को देख चुके हैं। क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ रही? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, नहीं मैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में बात पूरी कर लूं तो उसके बाद छुट्टी कर देंगे। बात अभी मेरी रहती है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं सर। अभी तो सिर्फ इतनी बात समझ में आ रही है कि एक बर्तन में पत्थर वत्थर डाल के बैठे, आग लगा दिया आपने, इक्विलिब्रियम बनेगा नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, वगैरह वगैरह। एक चीज क्लियर है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ द सॉलिड इज सफिशिएंट, तो उस केस में इक्विलिब्रियम बनेगा। और अगर इक्विलिब्रियम बनेगा तो CO2 का प्रेशर फिक्स होगा सर, बात खत्म। अगर इक्विलिब्रियम बना तो CO2 का प्रेशर 1.8, अगर नहीं बना तो ऐसी की तैसी। अब सवाल ये उठता है कि सर न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल IIT के मेंस लेवल, एडवांस लेवल तक पूछा जा चुका है कि CO2 का सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ले कितना, ये कैसे बताओगे? अरे मैंने कहा सर आप कितने घटिया सवाल की बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ले। अरे सर कितना प्रेशर चाहिए CO2 का? 1.8। अरे गैस के प्रेशर को देख के उसके मोल नहीं निकाल पाते हो? आ गया सर, वो मोल आ जाएंगे फिर। अरे वो मोल कहां से निकल के आएंगे सर? यहीं से तो आएंगे। तो जितने उसके मोल चाहिए उससे ज्यादा, थोड़े से ज्यादा इसके लेने पड़ेंगे ना, ताकि इसमें से वो निकल पाए। मेरी बात समझे? सबको समझ में आ रहा है? एंड दिस इज IIT के एडवांस लेवल पर पूछा गया न्यूमेरिकल, जो बहुत पहले पूछा गया था। मैं अब सीधी सीधी बात करता हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विलिब्रियम बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के साथ। आप मुझे इस इक्विलिब्रियम का Kp दे दीजिए, आप मुझे वॉल्यूम दे दीजिए कंटेनर का, आप मुझे टेम्परेचर दे दीजिए, मैं आपको यह बता सकता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मिनिमम कितना अमाउंट लिया जाए ताकि इक्विलिब्रियम बन सके। समझना जरा बात को। एक बात सब लोग समझते हैं, अगर इसका अमाउंट ए लोगे तो ये दोनों जीरो होंगे, इसका अमाउंट ए में से कुछ घटेगा तो ये दोनों एक्स और एक्स बनेंगे। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है कि CO2 का जो प्रेशर होगा वो XRT/V होगा? क्या ये बात समझ में आई सबके? गैस का प्रेशर मोल्स इंटू R इंटू T/V से निकाला जाता है, और ये CO2 का प्रेशर इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा सर? इक्विलिब्रियम पर ये Kp के बराबर होगा। क्या Kp दे रखा है? हां सर Kp दे रखा है। क्या मुझे R की वैल्यू आती है? आती है। क्या टेम्परेचर दे रखा है? दे रखा है। क्या वॉल्यूम दे रखा है? दे रखा है। तो बचा कौन सर? बचा मेरा X। सर यहां से X निकला है, यानी CO2 का इतना मोल बनाने के लिए, इतना प्रेशर बनाने के लिए X मोल CO2 चाहिए। सर ये X आएंगे कहां से? अरे यहीं से तो आएंगे। इसका मतलब ये हुआ द अमाउंट ऑफ CaCO3, यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ CaCO3 विल बी जस्ट, बल्कि मिनिमम लिख देता हूं ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ CaCO3 विल बी जस्ट ग्रेटर देन X। X मोल से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, इक्विलिब्रियम सेट। अगर X भी ले लोगे तो भी इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, क्योंकि X में तो सारा टूट जाएगा। X से कम लोगे तो इक्विलिब्रियम का कोई सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होगा। समझो बात। एक आदमी कह रहा गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या गड़बड़। ठीक तो है यार,
भाई जिसको छुट्टी चाहिए वो जाए यार, तुम बेकार में चैट वैट बंद कर दो, दो चार तुम बात समझा करो बात को। जिसको छुट्टी चाहिए वो बोला ना करे, हमें समझ में नहीं आता। अब हम क्या हाथ पकड़ के रोकेंगे? ऑफलाइन क्लास होती तो साला तुम्हें गर्दन पकड़ के दबोच लेते हैं, समझ लो, यहाँ ये गर्दन पकड़ के पकड़ लिया, पढ़ा रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास में ऐसे कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में छुट्टी छुट्टी क्या होती है? अबे ढक्कन बंद करो, जाओ खत्म करो, उसमें क्या करना है? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबके। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए आप, ये एग्जांपल लेते हैं, मुझे लगता है ये शायद बिल्कुल इसी टाइप से मिलता जुलता सवाल हमारे आईआईटी पेपर में पूछा गया। ये और अच्छा सवाल है। क्या कहना चाह रहे हैं? 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी 1/5 मोल्स, 20 ग्राम का मतलब हो गया अब 20/100 यानी 1/5 मोल, इतने। ठीक। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम बना तो 75% कैल्शियम कार्बोनेट वॉज डिकम्पोज्ड, 75% डिकम्पोज कर गया। यानी 1/5 का कितना डिकम्पोज कर गया? 1/5 का 75% डिकम्पोज कर गया। कितना होगा? 1/5 इंटू 3/4, सो दैट इज 3/20 मोल्स। ये डिकम्पोज कर गया। क्यों डिकम्पोज कर गया? क्योंकि इतनी CO2 बनी होगी ना, इसमें से अगर 3/20 डिकम्पोज कर गया तो गया कहां? CO2 के पास। इसका मतलब ये हुआ मोल्स ऑफ CO2 कितने बने? मोल्स ऑफ CO2 बने 3/20 मोल। अपने आप समझना। अरे भाई मोल्स आ जाएंगे तो क्या प्रेशर नहीं निकाल लोगे? CO2 का प्रेशर आ जाएगा nRT/V। n दे रखा है, R तुम्हें पता होता है 0.08 इंटू टेम्परेचर हमें सवाल में दिया जाना चाहिए था, जो कि दे रखा है 727 का मतलब 1000, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी हमें सवाल में देना चाहिए था। वॉल्यूम कितना है? 115 लीटर। इतने ATM CO2 का प्रेशर होगा, और ये CO2 का प्रेशर ही तो क्या होगा? यही तो KP के बराबर होगा। ये आंसर आ गया, खत्म हो गया। सब लोग समझना, अपने आप समझना। यानी वो कह रहा है कि मैंने 1/5 लिए, फिर क्या हुआ? वो टूटने लगा, टूटने के बाद 75% टूट गया, तो कहां गया? CO2 के पास। यानी CO2 के मोल आ गए, CO2 के मोल आ गए, CO2 का प्रेशर आ जाएगा, और वही KP के बराबर होगा। आ गया KP, दिस इज KP। क्लियर? करण कह रहा है हाउ KP इज इक्वल टू PCO2। करण पता नहीं तुम्हारे नाम से इतनी मुझे नहीं पता चला कि, या पता नहीं कैसे एक ऐसी वाई वाई की, तुम्हारा सवाल बड़ा मासूमियत वाला सवाल है ऐसा लगा। तो अदरवाइज तो ये सीधे गाली, एक बड़ी वाली गाली सीधे दे देनी चाहिए थी, है ना? लेकिन पता नहीं अंदर से क्यों आवाज आ रही कि तुम्हें सवाल का आंसर दे दूं मैं। तो मैं तुम्हें सवाल का आंसर दे रहा हूं। जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो ये, CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये मेरा इक्विलिब्रियम। तुम ये बताओ, तुम्हें क्या बताया गया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें सिर्फ किस किस चीज के टर्म्स आते हैं? उसमें सॉल्यूशंस के टर्म्स आते हैं और उसमें गैसेस के टर्म्स आते हैं। लेकिन जो केपी है वो कैसे डिफाइन होता था? केपी डिफाइन होता था जिसमें सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स के टर्म आए। अब ये बताइए, सॉलिड है, इसका तो कोई पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, ये तो हम लिखते ही नहीं थे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं आएगा। लेकिन CO2 गैस है, तो इसका मतलब ये हुआ जो भी CO2 का प्रेशर होगा वही केपी के बराबर होगा। और CO2 का प्रेशर आपको अगर इनडायरेक्टली कहीं से पता चल जाए तो आपको सीधे सीधे केपी पता चल गया, या केपी पता चल जाए तो आपको इनडायरेक्टली CO2 का प्रेशर पता चल गया। तो इस सवाल में भी यही कहा था कि अल्टीमेटली अगर CO2 का इस कैल्शियम कार्बोनेट का 75% डिकम्पोज कर गया तो इसका मतलब है 3/20 मोल्स टूट चुके। अगर 3/20 टूट गए तो गए किसके पास? CO2 के पास। तो CO2 के मोल भी 3/20 बने होंगे। यानी आपको यह पता चल गया कि इक्विलिब्रियम पर CO2 के मोल 3/20। तो PV इज इक्वल टू nRT लगाकर आपने CO2 का प्रेशर निकाल लिया, और वही CO2 का प्रेशर किसके बराबर होगा? KP के बराबर। और मुझे निकालना भी क्या है? KP। कुछ समझ में आया? समझ में आया भाई? तो चलिए अब आज इतना ही करते हैं। कुछ सवाल, एक आध सवाल मैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के तुम्हें होमवर्क करने के लिए देता हूं। ये बढ़िया सवाल होंगे, इसको एक होमवर्क के तौर पे करेंगे। इसको कल जरूर अगली क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा मैं। एक आध सवाल और ले सकते हैं, ये भी होमवर्क में लिया जा सकता है। इसको भी होमवर्क मान लेते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, इसको भी होमवर्क ले लेते हैं, ये भी होमवर्क हो जाएगा।
तो ये कुछ सवाल हैं जिसको होमवर्क में दिया जा रहा है ना, तो इसको कर डालना। और अगली क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट इस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में एक दो बातें और करेंगे, जैसे डिसोसिएशन प्रेशर को यूज करना, केपी के साथ लिंक करना वो, और उसके बाद फिर मल्टीपल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ पोर्शन होगा इसका, एंड दैट इज साइमल्टेनियस। और मैंने पहले बताया था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझने के बाद मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम में मुश्किल सवाल करने थोड़े से आसान हो जाए। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक खूब मेहनत करो, खूब कोशिश करो। थैंक यू सो मच।